आप देख रहे हैं विंध्य की कचहरी अंचित गौतम के साथ। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। विंध्य की कचहरी, विंध्य की कचहरी में आज कटघरे पर विशेष मेहमान के रूप में एक शिक्षाविद, क्रांतिकारी शिक्षक जो मास्टर ऑफ इंजीनियर हैं, पीएचडी धारक हैं, जिनकी क्रांतिकारिता के किस्से पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित हैं। शासन के खिलाफ, शिक्षा की नीतियों के खिलाफ, भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ जेल भी जा चुके हैं। ऐसे शिक्षक दीप्ति सिंह एकेडमी के सीईओ, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें, डॉक्टर दिनेश ठाकुर। विंध्य की कचहरी में आज निर्णायक की भूमिका पर, जज की भूमिका पर पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी, रसायन शास्त्र के व्याख्याता, बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, एलके शर्मा। स्पॉन्सर बाय साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा सीधी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सीधी, अक्षत रेजिडेंसी सीधी, पावर्ड बाय टीकेएन प्राइम न्यूज। आज विंध्य की कचहरी में डॉक्टर दिनेश ठाकुर जी अपनी पैरवी स्वयं करेंगे। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही शुरू हो उससे पूर्व आज के जज, आज के निर्णायक माननीय शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि आज की कार्यवाही शुरू होने की इजाजत दी जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। विंध्य की कचहरी में सबसे पहला आरोप, आप एमई हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियर हैं, पीएचडी धारक हैं, आपकी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इसके बाद ये क्रांतिकारी की भूमिका में आप अक्सर देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक मतलब बहुत पुरानी प्रथा रही है कि किसी देश में या किसी समाज में कहीं भी बदलाव हुआ है तो उसके पीछे या तो कोई लेखक रहा है, राइटर रहा है, या कोई शिक्षक रहा है, विद्वान रहा है, क्योंकि वही एक समाज को या तो सुधार सकता है। क्रांति का मीनिंग क्या है, क्रांतिकारी का मतलब क्या है, अगर आप समझेंगे तो समाज को सही दिशा में ले जाना, किसी भी समाज को सही दिशा में ले जाना, और उसमें एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है, ये मुझे लगा। इसीलिए हमने मतलब ये रास्ता चुना है कि हम पढ़ाते हुए बच्चों के मन में वो भावना पैदा कर सकें कि उनके एक्चुअली में एथिक्स क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, और संविधान के दायरे में रहते हुए वो अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर अगर आप देखें तो केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी का। अगर कोई शिक्षक हो और अगर वो समाज में सुधार करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। आप इतनी डिग्रियां रखे हुए हैं, इसके बाद कोचिंग सेंटर चलाना, इसके पीछे की क्या आपके मन में कौन सा ऐसा ख्याल आया कि आप जबकि पीएचडी धारी हैं, एक अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे और बड़े पैमाने पर आपको धनार्जन हो सकता था, फिर छात्रों के बीच में कोचिंग चलाना? देखिए, धनार्जन करना, पैसा कमाना और इज्जत कमाने में फ़र्क होता है। अगर आप देखें तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पैसा तो कई लोग गलत तरीके से भी कमा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि कोचिंग व्यवसाय है तो वो मुझे तो लगता है गलत है, क्योंकि व्यवसाय तो हर एक चीज़ व्यवसाय कर रहे हैं, कई क्षेत्र व्यवसाय खुले हुए हैं। अगर कोचिंग पढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति, अच्छा हमारी फीस कभी आपने देखी, 500 रुपये साल भर की फ़ीस होती है, 500 रुपये साल भर की। 599 का कोर्स होता है सर हमारा, जिसमें 1 ईयर बच्चा पढ़ता है, और बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके लिए 1 साल की फ़ीस अगर 500-600 रुपये मान लो, 600, 599 600 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 50 रुपीज़ पर मंथ आता है। और उसमें भी 30 दिन होते हैं, हम 30 दिन क्लास चलाते हैं, संडे भी नहीं छोड़ते, हम चलाते हैं, तो एक दिन का 2-4 रुपये भी नहीं चल रहा है। तो यदि कोई इसे व्यवसायीकरण करे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो व्यवसायीकरण, कुछ लोग बोलते भी हैं कि शिक्षा कोचिंग चला रहे हैं। भाई कोचिंग अगर हम फ्री में चलाएंगे तो हम, कई बार मैं भी गुस्से में डांट भी देता हूँ बच्चों को, तुम एक काम करो, फ्री में जॉब करना शुरू कर दो। अगर कहीं नौकरी, अगर आप ही नौकरी लेंगे कहीं तो फ्री में पढ़ाएंगे क्या, फ्री में सर्विस करेंगे? नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम थोड़ा बहुत जो अमाउंट ले रहे हैं वो हमारे पूरी कोचिंग चलाने, संचालन के लिए काम आता है। अब आपका एक क्वेश्चन ये है कि आपने डिग्री कर ली है तो कोचिंग क्यों चला रहे हैं? करिए सर, मैंने ECA सेलेक्टेड रहा हूँ मैं 2007 में जी, यानी 2004 में मेरी कंप्लीट हो गई थी इंजीनियरिंग, 2004 में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद हम 7-8 तक हम लोग गए, उसके बाद मैंने ME भी करा 10 में, उसके बाद हम PhD एनरोल भी करा, अपन उसके लिए रिसर्च भी करते रहे, सब कुछ करा। हम एक सर्विस कर सकते थे, लेकिन सर्विस अगर करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको कितने, मान लो कितने इंजीनियर का नाम जानते हैं आप यहाँ पे? आपके यहाँ रोड पे कोई काम कर रहा हो, बना रहा हो, बिल्डिंग बना रहा हो, इंजीनियर का नाम जानते हैं आप? बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन आप मुझे जानते हैं, क्यों? मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं भी चाहता तो मैं किसी इंजीनियर कंपनी में काम कर सकता था। कंपनी में वो काम करने वाले व्यक्ति कौन जानता है?
मैं किसी से पूछूंगा कि कंपनी में आपके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, चलो यहाँ पे नहीं है लेकिन जहाँ भी सॉफ्टवेयर TCS है मेरे यहाँ पे, वहाँ पे 2500 वो काम करते हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी वहाँ काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और बताता दूँ, ME करने से पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की थी इंदौर में। इंदौर में मैं 9 साल, MTech करने के बाद 4 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम करता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा। अब आपके मन में आया कि सर कोचिंग क्यों, आप वो काम कर सकते थे। पहली बात तो ये कि एक इंजीनियर या कोई काम करने वाला जो वर्कर होता है, अब मैं तो बोलता हूँ इवन आप कलेक्टर के नाम भी सब नहीं जानते होंगे। इंदौर MP में 52 कलेक्टर होंगे, 55 होंगे ना जिले, 55 कलेक्टर होंगे। आप अपने जिले के या फिर आसपास के लोग के जानते होंगे, आपको ये पता नहीं होगा। मैं पूछूंगा भी आपसे कि भाई छतरपुर जिले कलेक्टर कौन है, तो आप नहीं बता सकते। इवन वो PSC क्वालिफाइड है, बट हो सकता है कि हर कलेक्टर मुझे जानता हो सकता है, क्योंकि MP में हर स्टूडेंट मुझे जान रहा है, बच्चे लोग जान रहे हैं। तो एक वो भी होता है, पब्लिक फिगर बनना भी एक किसी के मन की लालसा होती है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों के मन में ये चीज़ आए। अनअकैडमी जो थी आपकी, उसमें आपने पहले काम किया है, आप उसके बाद आपने निजी स्वार्थ की वजह से क्या उस कोचिंग को छोड़ा था? नहीं, निजी स्वार्थ की वजह से नहीं छोड़ा था। अगर आप अनअकैडमी का हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज, आपको पता, कई लोग का एक शो कॉल्ड की 107 करोड़ का ऑफर आया था साल भर पढ़ाने के लिए। और सुनने में तो ये भी आया कि आप उसमें काफ़ी महंगे शिक्षक थे। हाँ? उसमें काफ़ी महंगे आप उसमें नियुक्त हुए थे, उसके बाद भी आपने अनअकैडमी की छोड़ दी। उसके पीछे का क्या कारण ब्रांड है, आप सबको पता भी होगा। जी। उसमें एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि शायद आपको पता है नहीं पता है, हमारे स्टूडेंट को बताता रहता हूं मैं जी, कि हमारे पास एक दीप्ति सिंह अकेडमी के नाम से एक और चैनल था जी। दीप्ति सिंह अकेडमी के नाम से 2015 में वो चैनल बनाया था मैंने। उसी चैनल को हमने 2-3 साल में इतना ग्रो कर लिया था कि उसे मुझे अनअकैडमी को हमने उसको सेल कर दिया था जी। अमाउंट काफ़ी अच्छा दिया था उन्होंने, हमने सेल भी कर दिया, वो हमने काम किया। उसका तो हमें जॉब ऑफर करी, जॉब भी इसलिए क्योंकि MP में चूंकि मैंने अनअकैडमी को लाया था। अब ये बोल सकते हो कि अनअकैडमी आई हमारी वजह से थी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चैनल MP में अपना था, तो उन्होंने हमको एक्वायर कर लिया जी। अब चूंकि पूरे MP में उन्होंने अपने अपने सेंटर खोले जी। अब मेरे पास ये राइट्स था कि मैं किसी फैकल्टी को अपॉइंट करा सकता हूँ। तो इवन मतलब काफ़ी हाई सैलरी पे टीचर्स हमने अपॉइंट भी कराए। अब जब हम धीरे धीरे बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, तो इनका एक ऑब्जेक्शन आया। अब आप बोला निजी स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ी मैंने जी, मैंने एक्चुअली बच्चों के स्वार्थ के लिए छोड़ी। हो ये रहा था कि हम जब भी मैं किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हूँ या किसी आंदोलन में शरीक हूँ, तो वहाँ से प्रेशर आया कि सर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी है। हमारे पास 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा आया। तो अब अगर मैंने अनअकैडमी का पैसा छोड़ के मैंने आंदोलन की राह चुनी, बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करना चुना, तो यह आप मुझे स्वार्थ कह लीजिए या फिर आप मेरा जो भी बोल सकते हो आप बता सकते हैं। चलिए, आप आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं तो आप अक्सर आंदोलन, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आप इसके पीछे जेल भी गए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कुछ ऐसे छवियां आई, कुछ ऐसी वीडियो आई जिसमें आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। वो वाकया मैं जानना चाहता हूँ, वो किस्सा क्या था? 2018 की बात है जी। वो भी 18 सितंबर की बात है जी। पुलिस प्रोटेस्ट था उस समय की बात है। वो आपका वीडियो साथ चल रहे होंगे, यूट्यूब पे भी थे। बिल्कुल। शिवराज सिंह की सरकार थी उस समय, जस्ट पहले बनने वाली थी, फिर तत्कालीन CM उस समय CM थे शिवराज सिंह। तो उस समय जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब मैं पहले तो जेल वर्ड का आपका जो है, कई लोग बोलते हैं जेल चले गए। तो देखो, एक क्रिमिनल जेल जाता है और एक क्रांतिकारी जेल जाता है जी। दोनों में डिफरेंस होता है। आज भी आप देखोगे तो शिवराज सिंह चौहान जी भी जेल जा चुके होंगे। जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति होता है, मतलब हर व्यक्ति अगर क्रांति के लिए जेल गया तो वो जेल जाना नहीं बोलते, वो एक धारा लगाते हैं कि भाई टेम्परेरी आपने उस चीज़ को सस्पेंड किया, ठीक है, 151 लगा देंगे या थोड़ी बहुत धारा लगा के छोड़ देंगे आपको। बट ये आप किसी जनहित के लिए काम करते हैं तो उसको रोकने का एक तरीका होता है। वो जेल जाने के लिए लोग गलत प्रोटेक्ट कर देते हैं कि जेल चलेगा। जेल नहीं कहते, वो अस्थायी जेल होती है, कुछ समय के लिए होती है। और ये अभी भी चलन में है, क्योंकि आंदोलन हमारे समय क्रांतिकारी भी जाते थे, जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे जी, महात्मा गांधी रहे हैं। जो भी था, जेल में एक प्रकार से बंदी बना देना वो अलग चीज़ है। क्राइम करके जेल जाना गुनाह होता है। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पहले बात तो बता दूं आपको कि भाई जेल जाना, अगर हम क्रांति के लिए जेल जा रहे हैं तो जेल जाना नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, हम गए, एक भाई 3-3, 4-4 बार गए हैं। अस्थायी जेल में हमको ले जाया गया है और कई सारी बात ऐसी वाक़या हुए हमारे साथ कि हमें रात को भी कई जंगलों में छोड़ दिया गया। अब जाओ, यहाँ से जाना है आपको। वो धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने की एक रणनीति होती है, तो वो करते हैं, तो उस चीज़ को जेल जाना नहीं कह सकते।
बार बार धरना, क्या आप राजनीति की ओर रुख करने वाले हैं या इस कोचिंग के माध्यम से सरकार को, जो बार बार आप आंदोलन के रूप में एक छात्रों के साथ एक बड़ी पैमाने में परीक्षा भर्ती का आप विरोध करते हैं, नजर आते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है कि किसी भी भर्ती परीक्षा का विरोध हो जाता है और सरकार की नीतियों का विरोध हो जाता है? एक शिक्षक होकर इन तमाम विरोध के पीछे की रणनीतियाँ क्या होती हैं? विरोध की बात अगर मैं करूं तो विरोध कब किया जाता है, अगर ये सब समझ जाएं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ही सबसे कम विरोध होता है। पहली बात तो ये बताऊं, कहीं भी आप देख लें, यूपी उठा के देख लें, राजस्थान उठा के देख लें, दिल्ली में जब देखो, जब आए दिन बिहार में भी प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं और हंगामे उसके साथ होते हैं जी। बट आपने कहा कि सर विरोध करते हो आप, विरोध मैं नहीं करता अगर सिस्टम सही चलता। अगर सर चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं सर, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती टांग अड़ाऊँ? सर मैं 42 से ज़्यादा आंदोलन कर चुका हूँ पिछले 8 सालों में, 42+। तो क्या मुझे मज़ा आता है? नहीं। अगर सिस्टम सही चलेगा, जैसे हमने पीएससी शुरू किया था, पीएससी के आंदोलन कम हो गए हैं, पहले हर 1 साल में होता था। सर इनकी हालत क्या थी कि आप अगर 12th का पेपर दे रहे हैं तो आप, सर आप तो शायद स्कूलों में सब आप लोग शायद पढ़े भी होंगे और पेपर भी देखे होंगे। कभी आपने सुना कि 12th के पेपर में 2 या 4 क्वेश्चन गलत थे, 10 क्वेश्चन गलत थे? सुना आपने? कभी सुना? कभी ऐसे नहीं सुना जी। लेकिन पीएससी 2016 उठा लो, 17 उठा लो, 18 उठा लो सर, 17, 15, 14 ऑन रिकॉर्ड है सर, ये अब तो पेपर निकाल के देख लेना, 15 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। आप एक आईएएस अधिकारी बनाने की कोशिश, डिप्टी कलेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पीएससी लेवल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना रहे हैं आप, और उससे आप 17 क्वेश्चन गलत पूछ लेंगे। क्या फेयरनेस है एग्जाम की? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कि आपने मुझसे पूछा, भाई मुझे भी सवाल करने का अधिकार हो सकता है सिस्टम से, कि अगर आप 15 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आप फिर 17 क्वेश्चन गलत कर रहे हो। सर इसी वजह से एक अधिकारी का नाम नहीं लूंगा मैं, उस अधिकारी से मेरी बहस हो गई थी, वो मैंने जब वायरल हो गया था, उनका डिमोशन तक हो गया सर एमपीपीएससी से। क्यों? उन्होंने ये बोल दिया था कि सेकंड पेपर तो केवल कट ऑफ क्वालिफाइड होता है, जबकि वन रक्षक में उसका तो नंबर भी जुड़ते हैं, वन परीक्षा में उसके नंबर भी जुड़ते हैं जी। फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते हैं बिल्कुल। तो उनको क्या लगा कि ये तो नॉर्मल पीएस वो होगा, मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के राज्य परीक्षा का होगा, जबकि राज्य वन परीक्षा में दोनों का जुड़ता है। तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दे दिया था, उस चक्कर में उनका थोड़ा सा नपती हो गई थी। प्रशासन भी देखता है, सब कुछ समझता है क्या हो रहा है। तो सर ये 15 क्वेश्चन डिलीट कर देना, 17 क्वेश्चन हटा देना, 11 क्वेश्चन, इनकी आदत बन गई थी। तो पहला प्रोटेस्ट आप देखोगे इतिहास में, अगर उठा के देख लो, एमपीपीएससी के बाहर सबसे पहले हमारा प्रोटेस्ट था, सबसे पहला प्रोटेस्ट। फिर डराया जाता था, 144 धारा लगी रहती, वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं कर सकता, संवैधानिक संस्था है, आप भी समझते हैं जी। लेकिन फिर भी हमने वो काम करके दिखाया, और आज हालत ये है कि अब 2, 4, 5 क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट होते नहीं है। तो ये सिस्टम सुधारने के लिए अगर मैंने उनको बोला है तो क्या मैं जानबूझ के वो क्या बोले, आपने आरोप लगाया ना मेरे ऊपर कि आप तो बार यूपीपीएससी के बाद आपने व्यापम के भी कई सारे बातों पर, व्यापम की कई भर्ती परीक्षाओं के बीच में भी आपके आंदोलन हुए हैं और आपने कई सारी अपील दायर की है कोर्ट में। तो उसके पीछे आप शिक्षक जो शीलता का, गुणवान का एक प्रतीक माना जाता है, वो अक्सर लोगों को या कि छात्रों को उकसाता रहता है आंदोलन के लिए, ऐसा क्यों? अच्छा, अब वही बात फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने बोला उकसा रहे हैं जी। मैं बोला आप गलती मत करो, हम घर पे साथ बैठे रहेंगे, आप सिस्टम फेयर बनाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब बार बार हमें यही बोल रहे हैं सर आप बार बार क्यों जा रहे हो, आप तो मैंने मजा थोड़ी ना आ रहा मुझे। अगर आप चीज़ें फेयरनेस तरीके से करोगे, भर्ती प्रॉपर करोगे, कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा उठा के देख लो जिसमें गलती ना हो, और गलती हो और मतलब गलती ना हो और हम चले जाए, ऐसा थोड़ा ना होता है। गलती होगी तो ही गए होंगे। जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, रिजल्ट नहीं आना, भाई आपका रिजल्ट बना हुआ है, आजकल सर कंप्यूटराइज हो गई परीक्षा। पहले का एक एग्जांपल देते हैं कि सर 50 साल पहले ऐसा थोड़ी होता था, उस समय कॉपी हाथ से चेक होती थी, फिर रिजल्ट बनता था, फिर वो अखबारों में छपता था, फिर रिजल्ट आता था, हम देख पाते कि नहीं देख पाते। आजकल ऑनलाइन कर दिया आपने, रात को परीक्षा होगी, कल रिजल्ट निकाल सकते हो अगर आपको निकालना हो तो। क्यों? हर चीज़ ऑनलाइन, क्लिक करना, आप रिजल्ट निकल जाएगा। फिर इतना डिले क्यों हो रहा है? हम सवाल पूछेंगे तो हम गलत हो गए। बच्चे सवाल पूछता हम तो साथ में जाते हैं, सीधी बात ये। अगर भर्ती सर फेयर रहेगी तो हम कभी नहीं जाएंगे, ना कभी हम सरकार को कुछ बोलेंगे, ना संस्था को कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ियाँ होंगी तो बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए अगर आपको लगता है आरोप है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई गलती होगी सर मैं तो बोलूँगा। चलिए, एक आरोप ये भी है कि क्या इन तमाम अनियमितताओं के पीछे जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद आपके आंदोलन होते हैं, आपके अनशन होते हैं, उसका सरकार की आगामी नीतियों और परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बदलाव आया है सर। मैंने एक बदलाव तो आपको बता दिया, इसलिए मैंने कहा कि पीएससी तो मैंने दरकिनार कर दी, पीएससी बहुत सुधर गया। पीएससी रिजल्ट भी जारी करने लगा है,
और कैलेंडर भी जारी करने लगा है। सर ये हालत थी पहले, कई लोग को शायद पता नहीं हो, वो वीडियो देख के शायद निकालेंगे पुरानी हिस्ट्री, आप भी शायद ना पता हो आपको जी। आज से 5 से साल पहले एक वर्ड चला करता था, अगर आप उस समय अभ्यर्थी होंगे या उस समय अभ्यर्थी मौजूद होंगे यहाँ पे, जी। पंचवर्षीय योजना है भर्ती परीक्षा, सुना हो शायद आपने। पंचवर्षीय भर्ती मतलब जब चुनाव आएंगे तब भर्ती याद है थोड़ा बहुत, अगर चलता हो तो नहीं चलता मुझे नहीं पता है। ये बात है करीब 10 साल 15 साल पुरानी। भर्ती परीक्षा भर्ती कब आएगी? जब चुनाव आएंगे। अच्छा, आपने पिछले 4-5 साल में देखा कि ऐसा कुछ हुआ है? लगातार एग्जाम होते जा रहे हैं, भर्तियां जरूर कम हो रही, नियुक्तियां कम हो रही, लेकिन परीक्षाएं हो रही हैं। ये हमारी एक जीत है, पहली जीत तुम्हारी ये है। दूसरा, नॉर्मलाइजिंग नाम पे ये नंबर ऊपर नीचे करते थे, नॉर्मलाइज हटवाया हमने। दूसरा, तीसरा, भर्ती कैलेंडर कभी जारी नहीं होते थे। पीईबी की परीक्षा कब होती थी? अगले महीने परीक्षा है, आज नोटिस आ रहा है। बच्चा कंफ्यूज, पढ़ाई कैसे करेगा? हमने उनसे बोला कि भैया भले तो भर्ती 50,000 पे 15 दो, लेकिन हमें पता तो चले कि अगली परीक्षा कब आने वाली है। इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख लो उठा के 2026 का कैलेंडर टेंटेटिव भले है, वो मैं नहीं बोलता कि वो परमानेंट है, टेंटेटिव मतलब कि आ सकती है। उन्होंने अभी भर्ती परीक्षा परसों नरसों डाल दी है 26 की। क्यों डाल दी? पहले ऐसा नहीं होता था। तो बदलाव जो हम कर रहे हैं, सिस्टम में बदलाव तो आ रहा है। चलिए, एक बात इसी में और याद आ रही है, आपने कहा कि 50 की जगह में 15 निकालो, लेकिन जब सरकार 50 की जगह में 15,000 भर्तियां निकालती हैं तो आप उसमें फिर धरना देने लगते हैं, फिर अड़सन देने लगते हैं। जैसे कि हाल ही में आप फिर से वर्ग 3 और वर्ग 2 की पदवृद्धि के लिए आप आंदोलन कर भी चुके हैं और करने भी जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों सर? नहीं देखो, मैं ये लोग 50 वैकेंसी की जगह 15 वैकेंसी निकालो। मैं 15,000 या 50,000 की काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि आप अगर 15 भी निकाल रहे हो तो जैसे 15 भी निकाली, शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है अभी वर्तमान में जी। पहले शिक्षक भर्ती अगर आपको उंगली पे याद होगी 11 में हुई जी, फिर 15 में हुई, फिर 18 में हुई, या 15 में भी नहीं हुई थी सर, 15 में नहीं हुई थी, 11 में हुई थी, इसके बाद सिर्फ सीधे 11 बाद 22 में हुई, 22 18 के बाद कब हुई? 22 में हुई जी। ये का तरीका। और वर्ग 3 अभी आप देखो की अगर बात करें तो 11 के बाद सीधे 22 में हुई। लेकिन अभी आप देखोगे तो अभी भर्ती कैलेंडर आ गया है। पिछले 2 साल में भर्ती परीक्षा हो रही है, सिस्टमेटिक हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी 2-2, 3-3 साल बाद हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था सर। पहले क्या होता था कि आ जाइए तो पता नहीं कब आएगी, मतलब हमें पता नहीं था। लेकिन उस जो हमारे काम करने से हमारी संस्था बहुत, हम लोग बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में, बहुत सारे बच्चे हमारे पास और बहुत सारे हमारी संस्थाएं काम करती हैं। हम लोग को ये सिस्टम बनाया है कि पहले हम उस चीज़ को रजिस्टर करेंगे, नहीं मानेंगे तो उनको समझाएंगे, और ये सरकार की सफलता ही कहेंगे, विफलता नहीं कहेंगे, कि सरकार बात सुन के वो काम कर भी रही है। हमने क्या बोला कि अभी 50,000 भर्ती आती थी तो उसको टुकड़ो 25,000 कर दो भाई, 2 बार दे दोगे ना, लेकिन बच्चे को मन लगा रहेगा, पढ़ता रहेगा, हम भी पढ़ाते रहेंगे। इसमें हमको भी मजा आता है भाई, बच्चा पढ़ता रहेगा कम से कम, नहीं तो कौन पढ़ेगा? 5-5 साल तो कोई पढ़ेगा ही नहीं जी। तो ये हुआ है बदलाव, तो उससे फर्क पड़ा है कि आप बार बार धरना, प्रदर्शन, अनशन और ऐसे तमाम आंदोलनकारी प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो एक जो कयास लगाए जा रहे हैं, आरोप कह सकते हैं या अफवाह कह सकते हैं, इसमें एक कयास ये लगाया जा सकते हैं, क्या डॉक्टर दिनेश ठाकुर सर वर्तमान में जिस क्रियाकलाप पर काम कर रहे हैं उनका क्या भविष्य राजनीतिक हो सकता है? क्या आप राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं? मैं शिक्षक हूँ, लेकिन सर अभी सीख तो रहा हूँ। मैं भी क्या सीख रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। शिक्षकों की अपने बात की राजनीति में, कितने शिक्षक राजनीति में गए आप सबको पता भी होगा। दिल्ली वाले सर हैं, बिहार वाले सर हैं, सबके नाम भी पता है आपको, बड़े बड़े सर हैं, बहुत नाम था उनका जी। एक्चुअली कहने को ये होता है कि राजनीति दलदल है, अच्छी चीज़ नहीं, पता ये बोलने वाले बोलते होंगे, बट मैं राजनीति में ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे पड़ेगी, क्योंकि हम जब सिस्टम ऐसे सुधार सकते हैं अपने शिक्षा के दायरे में रहेंगे तो हमारा काम बेशक हो जाएगा। मतलब राजनीति जाने का कोई औचित्य नहीं है, ना जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो राजनीति में जाएगा वो हमेशा चुन के भेजेंगे जो हमारी बातें सुनेगा। एक बात और जहन पे आ रही है, आपने कहा कि हम उसको चुनेंगे जो हमारी सुनेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके ही जो लोग हैं, यानी हम अगर कहें खुली बात पर कहें कि अन्य इंस्टीट्यूट हैं जो आपके साथी इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके जो अन्य साथ काम करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो आपके आंदोलन में नहीं दिखते हैं, जबकि आप कहते हैं कि आप छात्रों के हित में कार्य करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके ही साथी, आपके शिक्षक साथी या के इंस्टीट्यूट के अन्य साथी आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है साथ, समय समय पर साथ दिया भी है
और वो लोग कभी कभी देते भी हैं लेकिन रेगुलरली नहीं दे पाते हैं। तो कभी ऐसे प्रोटेक्शन में साथ नहीं रहते हैं, कोई ऐसे प्रोटेक्ट में साथ नहीं रहते हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि आपके ही साथी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? देखो सर, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्रांति करना या फिर धरना प्रदर्शन करना या फिर किसी अव्यवस्था का विरोध करना, ये पर्सनल चॉइस होती है। कई लोग नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं, उसके पीछे भाई हो सकता है उनकी कुछ वजहें होंगी। अब मैं या तो पूछ के बताऊं कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है कि भाई मुझे लगता है कि गलत है तो मैं बोल पाता हूँ। तो भाई सारा व्यक्ति नहीं बोल सकता है, नहीं बोल पा रहा होगा, और उसके पीछे इंटरनल वजह क्या होगी सर मैं कैसे बता सकता हूँ किसी की, भाई वो साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई आए थे कई बार हमारे साथ, सपोर्ट भी किया था उन्होंने, बहुत पहले भी काम मतलब करा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करा, लेकिन वो रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की व्यवस्थाएं होंगी, काम होंगे या कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहे होंगे, वो हो सकता है। और हम भी ऐसा नहीं करते सर। देखो, अगर आप इस चीज़ को ऑन एयर कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, तो मैं किसी भी सरकार का विरोध कभी नहीं किया सर। मैंने अभी भी अगर आप मेरे आंदोलन उठा के देख लो, विरोध नहीं किया, हमने करी है मांग। विरोध और मांग में अंतर होता है। विरोध कौन करता है? विपक्ष करता है। चाहे तुम सही भी कर रहे होगे ना तो ताली नहीं बजाओगे। मेरे साथ ऐसा है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं ताली बजाऊंगा, आप अच्छा काम करो मैं अप्रिशिएट करेंगे। अभी मैंने ईएसबी के अधिकारियों को, सरकार को सबको धन्यवाद दिया है। 717 कंडिका खुली है तो मैंने खुले मंच से उनको अभिवादन किया कि सर आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद आपका। विपक्ष कभी करता है ऐसा? क्या मामला था पूरा 7.7 का मामला? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। एक्चुअली सर क्या हुआ था कि एक वो था, एक कंडिका थी 7.7, उसमें जो रूल बुक थी उसमें लिखा हुआ था कि यदि आप विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक मतलब जो विकलांगों को पढ़ाते हैं, दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, उनके लिए एक डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है विशेष शिक्षक का। तो वो अगर आप धारित हैं तो आप यस कर दीजिए, तो आपको विशेष शिक्षक, क्योंकि इस बार नॉर्मल शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षक को भी इंक्लूड 3200 पोस्ट कर दी गई थी। परीक्षा हुई पहले नहीं थी, इस बार कर दी गई थी, तो विशेष शिक्षक को भर्ती कर दी गई। अब वो 7.7 में क्या लिखा था कि अगर आप हैं क्या सर्टिफाइड तो आप उसको टिक कर दीजिए। उसमें लिखा था विशेष शिक्षक में डिप्लोमा। अब चूंकि सर हमारा एमपी है, मैक्सिमम बच्चे तो एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरवाते हैं, या फिर बेटा तुम भर देना, तुम चले जाना, अपने डॉक्यूमेंट दे देते भरवा देते हैं। अब वहाँ पे सबको ये लगा कि विशेष शिक्षक का मतलब है कि विशेष शिक्षक में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा है शिक्षा में डिप्लोमा, विशेष शिक्षक, क्योंकि शिक्षा शास्त्र, विशेष शिक्षा शास्त्र, कुछ भी वर्ड लिखे रहते हैं, थोड़े से समझ में नहीं आए बच्चों को, तो उन्होंने टिक लगा दिया कि हाँ हम हैं। अब जब वो कंप्लीट हो गया, एग्जाम सब हो गया, तब कुछ बच्चों की नज़र पड़ी, 8-10 बच्चे थे, उनने देखा सर कि ये तो ऐसा हो गया, अब क्या होगा, पता करने गए डीपीआई या फिर अदर, वहाँ पे तो बोले हाँ हमारा रिजल्ट तो विशेष शिक्षक में आ जाएगा। अब भले आप जनरल से क्वालिफाइड हो, मतलब नॉर्मल शिक्षक से, भाई SC ST OBC, लेकिन आपको डिग्री वो दिखानी पड़ेगी, डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। अब वो डिप्लोमा कहाँ से लाओगे आप? नहीं ला सकते। तो ऐसे वो 8-10 बच्चे मेरे पास आए। हमने तो उसकी मुहिम चलाई अपने चैनल के माध्यम से, दीप्ति एकेडमी से हमने वो स्टार्ट करा, बच्चों को अवेयर किया कि भाई कितने लोग होंगे। हमको शुरुआत में लगा सर 500-600 बच्चे होंगे, कम से कम वो बच्चे अवेयर थे। जैसे आपके जैसे 10 लोग आ गए, कुछ बच्चे हैं उसमें 8-10 लोग आ गए, तो केवल उनका हम सुधरवा देते। लेकिन उन्होंने बोला सर एक बार पता तो करो कितने होंगे। तो हमको लगा कि 10, 500, 600, 1000 होंगे, चलो करते हैं। अब यकीन नहीं मानोगे सर, ऑन रिकॉर्ड पता चला है कि 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इफेक्टेड है इससे, यानी कि 24,000 बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता अगर हम वो मुहिम नहीं चलाते तो। हमने डीपीआई जाके लेटर लिखवाए, एप्लीकेशन दिलवाई, वहाँ पे जमा करवाए फॉर्म, और वहाँ पे मेल वगैरह कराए, जो कुछ कर सकते थे हमने सब कुछ कराया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी कराए। इवन हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण भी ली कि सर ये मानवीय भूल है, बच्चों को दिया जाए। तो उन्होंने फाइनली जजमेंट ये दिया है कि ये मानवीय भूल है और 1-2 बच्चों से नहीं हुई है, बहुत हज़ारों बच्चे अफेक्टेड हैं, इससे आपका रिजल्ट भी गड़ जाएगा, क्योंकि वास्तव में जो बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए वो कहीं और चले जाएंगे। तो फिर वो हमको ये जीत प्रॉपर मिली है कि ये अच्छा काम हुआ कि गलत काम हुआ, बताओ? नहीं, काम तो बढ़िया। अगर मान लो हम ये काम करते तो कोई गलत कर दिया क्या? जी। अगर हम भर्तियाँ प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? हम अगर क्वेश्चन गलत है, डिलीट क्वेश्चन है, उनको हम मना कर रहे हैं सर डिलीट क्वेश्चन मत करो। हमने तो प्रोटेस्ट ऐसे करे हैं, हमने तो अधिकारियों से सजा तक मांगी है कि वो व्यक्ति अगर 15 क्वेश्चन डिलीट कर रहा है ना, तो वो एक बच्चे को बर्बाद नहीं कर रहा, लाखों बच्चों को बर्बाद कर रहा है। जितने लोग उसमें सेलेक्ट हो सकते थे, शायद 15 क्वेश्चन में कितने बच्चे को बर्बाद हुए होंगे जिंदगी आज तक, उसका कोई हिसाब पता भी नहीं है। तो हम ये चीज़ मांग रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बोला कि मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं सरकार कभी नहीं बोला कि मैंने बीजेपी खराब है कि कांग्रेस खराब है। जिसको हमने चुना है वो हमारा मुखिया है, और उस मुखिया से हम मांग करेंगे, जैसे घर में है, मुझे भूख लगेगी, मुझे वो चाहिए जेब खर्ची, मम्मी पापा से मांगूंगा, तो अगर मुझे जॉब चाहिए तो किससे मांगूंगा? जो मेरा पद पे बैठा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं हम कि ये करो, हम विरोध नहीं करते, हम मांग करते हैं। रिसेंटली में एक बयान सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बयान जो इस समय न्यूज़ पर है, आउटसोर्स संविदाकर्मी अस्थायी और अस्थायी के बीच का जो अंतर है वो समाप्त करने की जो घोषणा हुई है,
उसके बारे में आपकी क्या राय है? और जो अन्य वर्ग, जो अन्य विभाग में, किसी भी विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे चिकित्सा विभाग में हो, या अन्य किसी भी विभाग में, जो उनके दायरे से अन्य वर्ग में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना ये फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है? देखो, मैं बताऊँ आपको, जब सरकार कोई योजना बनाती है, चलाती है ना, तो कोशिश तो यही करती है कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो जिम्मेदारी रह जाती है, मैं इसको छोटा सा एग्जांपल वो भी देता हूँ, राशन बांटने वाला, कि सरकार तो बोलती है कि 5 किलो राशन हम हर परिवार को दे रहे हैं, और ऑन पेपर जाता भी है, लेकिन क्या वास्तव में मिल रहा है या वास्तव में कौन ले जा रहा है? अगर इसकी जांच की जाए तो आपको पता है कि कई जगह पे धांधलियाँ सामने आती हैं। यही काम यहाँ पर भी होता है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, प्रॉपर तरीके से उनको जॉब दी जाए, जो आपने बोला है, अगर वो किया जाए, जो मंत्री जी संतरी जी बनाते हैं नियम कानून, अगर वो अधिकारी पालन करके व्यवस्था सही सुचारू चलाए तो वो ठीक था। लेकिन मैं इसके तो विरोध में ही रहूँगा हमेशा कि भाई ये आउटसोर्सिंग वाले सिस्टम तो बंद होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनके हिसाब से डिमांड है, वर्तमान कल्चर है, इतने हम लोग नहीं रख सकते, चूँकि सरकारी खजाने पर भार आता है। अभी रेगुलर टीचर की सैलरी और अतिथि शिक्षक की सैलरी में अंतर देख लो आप, ऐसे ही आप संविदा कर्मी की और रेगुलर कर्मी की सैलरी देख लो आप, कहाँ 8वां वेतनमान लगने वाला है जनवरी के बाद, कहाँ लाख रुपए सैलरी हम बढ़वाने वाले हैं सबकी, और इनको दे दोगे तुम 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये। तो देखा जाए तो रोजगार का सृजन तो कर रहे हैं, आंकड़े बढ़ा रहे हैं कुल मिला के, कि रोजगार हमने दिए कितने, 10 लाख रोजगार दे दिए, 10 लाख रोजगार 20-20 हज़ार रुपये दे दिए। तुम 15,000 रोजगार का, इतने ही 15,000 रोजगार केवल रेगुलर के होते, तो कहीं ना कहीं वो अपना बजट बना रहे हैं कि हम जैसे तैसे करके काम भी चलाता रहे हमारा और पैसा भी कम लगे। तो वो तो उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स है। वो तो ये भाई मेरे हिसाब से तो रेगुलर भर्ती ही होनी चाहिए, भले उसको अच्छा बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक समस्या मैंने अभी आपको बताई कि अगर वो सुचारू रूप से चलेगी तो ठीक है, कई जगह पे अब गड़बड़ियाँ सामने आती हैं, पकड़े भी जाते हैं, बट उन पर एक्शन होता नहीं है। तो ये गड़बड़ियों को रोकें पहली बात तो, अगर आप आउटसोर्स कर भी रहे हो तो ढंग से करो कितना, और आउटसोर्स पे भी लिमिट होनी चाहिए, यानी कि आउटसोर्स कर्मी ज़्यादा हो जाए, संविदा कर्मी ज़्यादा हो जाए और रेगुलर है ही नहीं। रेगुलर का रेशो ज़्यादा होना चाहिए, आउटसोर्स हमें आवश्यकता के समय होना चाहिए कि हमें इसकी एक्स्ट्रा जरूरत। जैसे अभी कुंभ होने वाला है, कुंभ में चाहिए हमें 50,000 पुलिसकर्मी चाहिए, तो केवल हमें कुंभ के लिए बस चाहिए ना 3-4 महीने के लिए, तो उस समय आउटसोर्स कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है कि तुम परमानेंट ही आउटसोर्स कर लोगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है। अब वो तो सिस्टम ही जाने कैसे कर रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आउटसोर्स वाली सिस्टम सही है। मुझे तो पर्सनली है कि परमानेंट होना चाहिए और व्यवस्थित एग्जाम के साथ पास आउट होकर लोग भरने चाहिए और फेयरनेस आनी चाहिए। आप एक बेहतर शिक्षाविद हैं, PhD होल्डर हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियर हैं, और साथ ही साथ लगभग 12 से 13 लाख का एक बड़ा परिवार है, यूट्यूब का परिवार है, छात्रों का परिवार है आपका। आपकी नज़र में सरकार की एजुकेशन जो सिस्टम है, जो लचर व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, सीधी बात मैंने अभी कि जो ये नियम बना रहे हैं, उन नियम की समय समय पे जांच नहीं करते हैं। जब कोई गड़बड़ी हो चुकी होती है उसके बाद उस पर या तो आरोप लगते हैं या फिर उसका घोटाला सामने आता है या कुछ गड़बड़ी होती है। आप चाहते सिस्टम ठीक हो तो उसकी एक स्क्रूटनी या उसकी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सिस्टम की जांच भी करता रहे। मैंने अभी कई सारी, अभी एक बड़ी योजना जिस पे सरकार ही बनी है, लाडली बहना योजना, नाम सुना होगा। लाडली बहना योजना के नाम पे ने सबको बांट दिए। मैं बता दूं, शुरुआत हुई थी ना इसकी केवल और केवल अगर चुनाव जीतने के पहले, अगर आप देखेंगे चुनाव के पहले लाडली बहनाओं की संख्या कितनी थी और चुनाव जीतने के बाद कितनी थी, पता चला आपको? 3.5 से 4 लाख महिलाओं के नाम काटे गए। वो गलत नहीं काटे उन्होंने सही काटे, लेकिन वो 3.5-4 लाख लोगों को जब 1-2 महीना आपने पैसे दे दिए, उसका क्या, कैसे दिए? जो एलिजिबल नहीं थी, जो वास्तव में पात्र नहीं थे, उनको भी तुमने क्या कर दिया, पैसे दे दिए। और जब चुनाव जीत गए उसके बाद आपने देखा रहे और ये तो फर्जी लोग घुसे हुए हैं, तो तब फर्जी पर क्यों ध्यान रहे आपको? भाई पहले कर लेते। तो सिस्टम में अगर कोई आप काम कर रहे हैं व्यवस्था सुधारने की, तो जो आप बाद में कर रहे हो वो पहले से ही कर लेते हैं, मतलब पहले से जांच कर लेते हैं। आज भी वो नाम काट रहे हो, पता होगा क्यों? बोले कि यार ये तो टैक्स पेयर है, उनको तुम्हारे नाम जुड़े हुए हैं। लड़कों ने ले ली महिला लाडली बहना की राशि, लड़कों ने ले ली, तो तुम क्या मेल फीमेल भी नहीं चेक कर पा रहे थे? उस समय तुमको क्या लग रहा था, कैसे भी करके पैसे दो, हमारा तो चुनाव होना चाहिए। चुनाव हो गया, उसके बाद तुम फिर रास्ते पे आ गए। ये पहले करना चाहिए। तो सिस्टम ऐसे तो रहेगा कि आपको जांच बिठानी पड़ेगी, अधिकारियों को जांच करनी पड़ेगी समय समय पे। क्योंकि अभी ये भी है कि आपका बहुत बड़ा मुखिया जो ऊपर बैठा हुआ है वो बेदाग है, उसकी छवि ऐसी है कि वो देश को अच्छे चलाना चाहता है। आप समझ गए होंगे मैं किसका इशारा कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें अगर
15-50 लोग भी घपलेबाज निकल गए तो बेचारा अकेला क्या कर लेगा। तो वो उसका नाम खराब कर रहे हैं। तो आपको सिस्टम सुधारने के लिए अंदरूनी जो भी दीमक है उसको साफ करनी पड़ेगी। शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो उसकी लचर व्यवस्था पर आपको ऐसा दिमाग क्या समझ में आता है? उसमें ये समझ में आता है कि एक तो पहले स्कूल जो क्लोजर मर्जर हो जाते हैं, पहले तो आप स्कूल तुमने खोल दिए, उसके बाद तुमको उसको मिटा दिए, पैसा तो जनता का बर्बाद हो रहा है। या तो पहले से ही प्लानिंग CMRI स्कूल खोल रहे हैं, कई 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर पे खोल रहे हैं, अब उन तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तुम कर नहीं पाए हो, अभी बच्चा जा ही नहीं पा रहा है। अब मान लो एग्जांपल कि आपके जिले में 2 ही CMRI स्कूल हैं, अब कोई बच्चा गांव से वहाँ तक कैसे पहुंचेगा? तुमने बस की व्यवस्था करी नहीं है, अब तुम सोच रहे हो बच्चा वहाँ आ नहीं रहा है, तो कुल मिला के वही सिस्टम फेल हो जाएगा आपका बाद में। आपने कहाँ बनाते हैं ये AC रूम में बैठ के प्लानिंग बना लेते हैं। भाई तुम जमीन में घूम के बनाया करो कि गांव का बच्चा वहाँ तक जाएगा कैसे? नहीं जा पाएगा CMRI स्कूल, वो तुम्हारी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी पूरी बन रही है, अभी मैं देख के आया रास्ते बन ही रही है CMRI स्कूल बिल्डिंग। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा व्यवस्था में आपको रेगुलर भर्तियाँ जॉब करा रहे हो, भर्तियों पर ध्यान देना पड़ेगा, खाली पदों को भरना पड़ेगा, चूँकि खाली पद इतने पड़े हैं कि आप भले गुणगान गालो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी भी 50,000 से प्लस भर्तियाँ खाली हैं, 50,000 शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और वो नहीं है तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। बच्चा प्राइवेट स्कूल में जानबूझ के, अभी गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए सर, छोटा सा भी कस्बा है ना तो कम से कम प्राइवेट स्कूल तो खुला ही हुआ है वहाँ पे, और बच्चा वहाँ क्यों जा रहा है? फिर कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर होगा। तो आपको आपकी एजुकेशन क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, बच्चे को बोलना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट आपके जो आदर्श स्कूल हैं, वो क्या नाम है, एक्सेलेंस स्कूल हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, उसमें लोग अच्छे हैं पढ़ाने वाले, लेकिन वहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच पा रहा। या फिर आप छोटे छोटे गांव के स्कूल तक बच्चों को नहीं ला पा रहे। भाई जो प्राइवेट स्कूल कर सकते हो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो आपको सुधारने के लिए वो काम करना पड़ेगा, टीचर व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी और सुदृढ़ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और चूँकि आजकल रोड है, सड़कें आपने अच्छी बनाई दी हैं, तो पहुँच व्यवस्था भी अच्छी है, तो थोड़े से और उसको। आपने प्राइवेट विद्यालयों का जिक्र किया, एक आरोप जो बड़ा सवाल भी हमारे सामने आया कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, जहाँ से बात हमारी शुरुआत हुई थी, शिक्षा का व्यवसायीकरण या यूं कहें कि कोचिंग सेंटरों का माफिया बनना, छात्र सरकारी विद्यालयों को छोड़कर कोचिंग सेंटर के सहारे, या कि सरकारी विद्यालयों को बंद करने की बड़ी रणनीति कोचिंग सेंटर हो सकती है? नहीं, देखो यहाँ पे मैंने जो आपसे जिक्र किया है अभी, उसी में उसका जवाब छुपा था। अगर देखें तो जी, अगर वही सुविधा आप अभी भी एक बहुत चलन में है, स्कूल आप प्राइवेट करोगे बट कॉलेज कौन सा चुनोगे बताओ? सरकारी। ये है कि नहीं है? बिल्कुल। तब तो नहीं बोलते आपको हमें प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आप सरकारी कॉलेज क्यों चुनते हो? उसकी वजह होगी ना, मैं बताता हूँ वजह क्या है। अगर हम बच्चे पढ़ते हैं पहली नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, 5वीं, मतलब 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो वो ढूंढेंगे प्राइवेट स्कूल कहाँ है, प्राइवेट स्कूल कहाँ है। लेकिन जैसे ही वो पास होगा तो वो ढूंढता है कि वहाँ IIT मिल जाए, हमें IIMs मिल जाए, हमें क्यों मिल जाए। तो वो काम आप स्कूल में भी कर सकते हो कि जो सुविधाएं आप, जितना बजट फंडिंग आप रिसर्च सेंटर को दे रहे हो, बड़े बड़े कॉलेज को दे रहे हो, ये प्राइवेट कॉलेज नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी लैब से स्थापित प्राइवेट कॉलेज नहीं कर सकता। तो व्यक्ति कहाँ जाता है? सरकारी की तरफ, सरकारी कॉलेज की तरफ, कि सरकारी कॉलेज में वो व्यवस्थाएं होती हैं। तो अब वही बात है कि आप उतनी व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं दे पा रहे हो, इसलिए बच्चा नहीं आ रहा है। तो अब आप बोलो कोचिंग इसमें जिम्मेदार है, भैया आप तो खुद डाल दो PPP मॉडल चले, सरकार खुद बोलती है ना प्राइवेट पब्लिक, वो क्या पब्लिक और प्राइवेट मॉडल चलता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, कि हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन वर्ड आपने सुना भी होगा, कर नहीं चाहते। तो अगर वो खुद ही चाहते कि तुम बढ़ो तो फिर कैसे करेगा काम? भाई आप अपनी सुविधा अच्छी करोगे। अभी एक एग्जांपल डाकघर का भी ले लो, डाकघर से अच्छी हो, BSNL से अच्छी कोई सुविधा नहीं होगी पूरे भारतवर्ष में। हर गांव में आपको BSNL मिल जाएगा, हर गांव में आपको डाकघर मिल जाएगी, फिर भी DTDC चल रहा है, फिर भी कोई प्राइवेट पार्सल वाली सिस्टम अमेजन चल रही है, क्यों चल रही है? वो सुविधाएं दे रही है, सर्विस दे रही है। सर्विस सुविधाएं अगर आप प्रोवाइड कर दोगे, अपने आप वही चीज़ बंद हो जाएगी। तो हम लोग भाई सुविधाएं दे रहे हैं ना, हम तो सुविधाएं दे रहे हैं, जो भी कोचिंग सेंटर है वो सुविधाएं दे रहे हैं। जब सुविधाएं दे रहे हैं तो सुविधा का मतलब ये है कि अगर हम सुविधाएं दे रहे हैं और सरकार सुविधाएं देगी तो बच्चा सरकारी तरफ जाएगा। तो वो गलती उनकी है, हमारी नहीं। जिक्र आपने अभी किया बीच में अतिथि शिक्षकों का आपने जिक्र किया, लेकिन अतिथि शिक्षकों के प्रोडक्शन में आप कभी सामने नहीं आए, ऐसी कोई छवियाँ, ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं आई, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे वजह कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि देखो, अतिथि शिक्षक ऑलरेडी संघ के माध्यम से चल भी रहा है। आप अगर अतिथि शिक्षक को जानते होंगे, किसी को भी जानते होंगे, तो एक संघ के माध्यम चल रहा है, उनके आवाज़ उठाते रहते हैं, वो सब कुछ चलते रहते हैं। अतिथि शिक्षक को इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, जनरली उनको केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, नियमितीकरण, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। अब नियमितीकरण, चूँकि मैं जानता हूँ कि नियमितीकरण हो नहीं सकता, आप भले कितने प्रोटेस्ट करते रहो, क्योंकि देखो मैं वही काम करता हूँ जो वास्तव में हो सकता है।
बोलते नियमितीकरण करने, नियमितीकरण नहीं हो सकता था। ये बात मैंने आज से 10 साल पहले भी बोली थी, 2015 की बात है, 16 की बात है, 16 की, जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी थी। इन्होंने एक बार बोल भी दिया था कि हम नियमितीकरण करेंगे, ऐसा कुछ बात हुई थी। फिर हज़ारों लोग वहाँ पहुँच भी गए थे, भोपाल भी गए थे, घेराव भी हुआ था, ट्रैक्टर ट्राली से भी गए थे, सब कुछ मालूम था। लेकिन मैंने कहा था, उस समय भी कहा था, तो उसमें क्या बच्चों उनको लग गया था बुरा कि सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया, नियमितीकरण नहीं हो सकता। मैंने कहा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक रूल के खिलाफ है। अगर हम बिना एग्जाम के किसी को नियमित कर दे मान लो, तो फिर जो रेगुलर बच्चा है वो चले जाएगा कि भाई हमने क्यों पढ़ाई करी, फिर तुम तो नियमित अतिथि बन के रेगुलर हो जाते। तो उसका एक प्रावधान क्या निकाला गया, थोड़ा आपने देखा होगा कि 50% आरक्षण दे दिया, लेकिन तब भी आपको एग्जाम देनी है। अभी एक जो कई घटनाएं बीच में आ रही हैं, कई लड़के असफल होने के बाद आत्महत्या की राह चुनते हैं। बतौर शिक्षक होने के नाते आप कैसे उनको भरोसा दिला पाएंगे कि नहीं ये राह गलत है? मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, अच्छी बात है। ये इस पे तो हमेशा बात कहीं ना कहीं होती रहनी चाहिए जी। क्या है कि आजकल की जनरेशन जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड मानी जाती है जी। गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, निर्णय भी जल्दी ले लेते हैं। और भी अभी आजकल जब से मोबाइल का ज़माना आ गया तब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आदमी को बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हमको डिबेट का हिस्सा होना भी चाहिए और हमेशा इस पर बात होती रहनी चाहिए। इवन कई बार मैंने अब तो थोड़ी 2-3 साल से आत्महत्या कम सुनने में आ रही होंगी बेरोजगारों की, लेकिन उसके पहले था कि हमारे वहाँ भावरुकों में ही कर लेते थे, फोटोज आती थी, कुछ हमारे पढ़ा हुए स्टूडेंट के साथ में रहने वाले बच्चों ने कर ली, तो वो दुख होता था। तो उसके लिए हमने नंबर भी जारी किया था। मैंने अपना नंबर दे रखा है, अभी भी दे रखा है, मेरा नंबर पब्लिक के साथ सबको ही पता होगा, दे रखा है कि अगर आपके मन में कभी भी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या अवसाद की स्थिति है, या फिर आप बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप मुझसे एक बार कम से कम बात तो कर लें। भाई क्या नीड है, अगर मैं फुलफिल कर सकता हूँ तो वो करूँगा, नहीं तो मैं गाइड भी करूँगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, ये बच्चों के मन में सबसे पहले तो आत्महत्या का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अब किसकी क्या कंडीशन, क्या मजबूरी भाई आ भी जाती है, तो हमने उसके लिए ये करा है कि इसको हम रोक तो सकते नहीं है कि भाई कैसे आ गई, अब उसका क्या कंडीशन थी, लेकिन उसको रोकने के लिए उपाय ये कर सकते हैं कि अगर आपके मन में ऐसा आता है तो हमारे जो भी नंबर डले हुए हैं आप उस पर एक बार फ़ोन जरूर लगा दें कि हम ऐसा कदम उठा सकते हैं, हमारे साथ ये समस्या आ गई है, उसको दूर करने की भरसक हम प्रयास कर सकते हैं। ये हमारा एक सजेशन रहता है। हमारे सारे नंबर 24 आवर चालू रहते हैं, आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे मन में ऐसा आना नहीं चाहिए। पहली बात तो भाई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मतलब इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसे ऐसी गंवा दो। उसके पहले डिस्कस करो, भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं हो। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, अगर सवाल का जवाब कोई सुन रहा हो कि आत्महत्या का ख्याल अगर आता है तो सबसे पहले एक बार उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। एक आरोप छात्रों से परे आपके फैमिली की ओर से भी आता है कि आप जहाँ भी आंदोलन करने जाते हैं, किसी भी आंदोलन में जा रहे हैं, बच्चों के हित में जाते हैं, उसमें अपने परिवार को समेटे जाते हैं और आपकी वाइफ, आपके बच्चे सभी उस आंदोलन के हिस्से बन जाते हैं। तो आप खुद तो परेशान ठीक है होते हैं, बच्चों को भी परेशान करते हैं, फैमिली को भी परेशान करते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आई, कई बार ऐसे सामने आई, उसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, उसके पीछे कुछ 2-3 वजह है, एक वजह नहीं है जी। एक तो सामाजिक मुद्दा भी है और दूसरा जो लोग एक्सक्यूज़ देते, बहाने मारते हैं, उनके लिए सबक भी है। तो मैं दोनों बात बता देता हूँ। पहला एक छोटा सा पॉइंट है कि सामाजिक मुद्दा ऐसा कि अगर आपका परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है, परिवार आपके साथ में है, तो आपकी ताकत दोगुनी बढ़ जाती है। भाई कभी भी आप जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की बात कर लें, माता पिता की बात कर लें, या फिर कोई भी साथी की बात कर लें, दोस्त की बात कर लें, अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले की ताकत लगा रहे हैं, और आपके साथ जो 2 लोग हैं तो 2 लोग की ताकत लग रही है। और अगर आपके वो जीवन साथी की कहानी बात हो तो फिर तो और अच्छी बात है भाई कि आपको तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है ना कि अब तो परिवार भी हमारे पूरे साथ में है। तो एक तो ये परिवार का सपोर्ट हो गया, तो मैं तो उनका धन्यवाद भी करूँगा कि वो हमारे साथ जाते भी हैं, हमारे मैडम जाती है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, ताकि एक सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट कि भैया हमको एक ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है कल अंदर से कि उनका सपोर्ट भी है और हमको अच्छा लगता है। दूसरा जो हमने बताया कि एक्सक्यूज़ वाला, कुछ लोग सर बहाने मारते हैं, जैसे मैंने कोई प्रोटेस्ट करना है, मैं आंदोलन करना है, मेरे हस्बैंड नहीं आने देते, मेरी वाइफ नहीं आने देती, मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने देखो भैया मेरे पास ही बच्चे हैं, मेरे साथ में टांग के चल रहा हूँ, मेरी भी पत्नी है, मैं भी साथ में लेके आ रहा हूँ, तो तुम्हें क्या आवश्यक, भी काम तो आपका है, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे उनको भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है समाज के हिसाब से कि भाई तुम्हारा भी हक बनना चाहिए। तो हम तो दोनों तरीके से काम करते हैं कि ये आरोप नहीं बोल सकते इसको, ये बोल सकते हैं कि हाँ उनको थोड़ा सा परेशानी होती होगी ऑब्वियसली, तो वो परेशानी अब थोड़ी झेलनी पड़ेगी। देखो अगर क्रांति की राह चुनी है तो वो सरल तो नहीं हो सकती सर, उसमें समस्याएं तो आएंगी। एक हाल ही में डिबेट पर
धर्म समुदाय की राजनीति तूल पकड़ रही है। ऐसे में एक डिबेट में एक बड़े चैनल पे एक डिबेट पर ये बात कहेगी कि मदरसा पे संस्कृत पढ़ाया जा रहा था और वहाँ एक शब्द आया कि ईश्वर नहीं होते। एक शिक्षक हैं आप और लाखों बच्चे आपसे प्रभावित होते हैं, क्या प्रक्रिया होगी आपकी? मैं समझ गया, आपने अभी वो एक निजी चैनल है, मैं तो उसको इसलिए बोलूँगा कि वो उन लोगों का एक तरीका बन गया है आजकल भारत में कि किसी विशेष समुदाय को अच्छा बताते रहो तो आप अच्छे माने जाओगे और उनकी पोल खोल दो तो फिर आप बुरे हो जाओगे। उन्होंने डिबेट में बुलाया, वो भी एक मौलाना था और साथ में जो डिबेट का अपोज कर रहा था, मतलब दोनों वाद विवाद प्रतियोगिता में चल रहे थे, वो भी एक विशेष समुदाय से ही आ रहा था। अब ये बताओ, जावेद अख्तर और वो मौलाना दोनों डिबेट कर रहे हैं और किसकी डिबेट कर रहे हैं? खुदा है कि नहीं है। तो आप वो जो टाइटल आपने बनाया है ईश्वर है कि नहीं है, तो यही वो चैनल का ये प्रोपेगेंडा है कि तुमने ईश्वर है कि नहीं है लिख दिया और अंदर बात कर रही खुदा खुदा चल रहा है। यहाँ इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट। अब गॉड की बात कर रहे हो तो गॉड, ईश्वर और खुदा में अंतर है भाई। भगवान को मानने वाला ईश्वर बोलेगा, तुमने लिख दिया ईश्वर है कि नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और अंदर आप खुदा खुदा की बातें कर रहे हो। ये तो हमारे यहाँ पे वही डेंटिंग पेंटिंग चलती है, जहाँ खुदा रहता है वहाँ पे तो डेंटिंग पेंटिंग चलती है हमारे एमपी में, आपने देखा ही होगा। बट वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जानबूझ के ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि एक विशेष धर्म की बात की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। भाई अगर उसका पक्ष भी रहेगा तो विशेष समुदाय रहेगा और विपक्ष भी रहेगा तो विशेष समुदाय रहेगा। फिर तुम कैसे आप ऐसी बातें कर सकते? अगर आपको बुलाना ही था तो एक धर्मगुरु को बुलाते, आपको बुलाना ही था तो हमारे साधु संतों को बुलाते और फिर डिबेट करते, पता चलता है भगवान है कि नहीं है। तो ये चीज़ें तो देखो सर, ये पब्लिसिटी के लिए है। वो व्यक्ति वो उसको दल्लन टॉप ही बोलते हैं जनरली लोग, इसलिए बोलते हैं दल्लन टॉप क्योंकि उसका काम केवल क्या है कि वो मदरसों में जाएगा, बोलेगा देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें रखी हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत वो भी उर्दू में पढ़ा रहे हैं। तो भाई तुमको उर्दू पढ़ाने के लिए हम रखा हुआ है क्या? भाई तुम कभी तो नहीं गए संस्कृत के विद्यालय में कि संस्कृत विद्यालय में देखो पढ़ाया जाता है, कैसे गाया जाता है। हमारे जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें नेशन फर्स्ट गाया जाता है और उनके जो भी वो उनके गुरु वो होते हैं, जो मदरसे होते हैं, उसमें पहले धर्म फर्स्ट गाया जाता है। तो ये तो गलत है। फिर वो नहीं दिखाओगे, आपको क्या बताओगे यहाँ पे ये किताबें भी हैं, तो आप बताना क्या चाहते हो हमको? इसलिए उस व्यक्ति से मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति पहले लगता था कि निष्पक्ष काम कर रहा है, पर उसका काम निष्पक्ष नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो केवल एक पक्ष के लिए ही काम कर रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते कि हम सर्वधर्म समभाव रखते हैं, वो रखना नहीं चाहते, वो उनका काम है। तो हम ये चीज़ भी उजागर करने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं ही बताऊंगा कि वो व्यक्ति केवल यही काम कर रहा है, उसका काम ये नहीं है कि समानता फैलाना। वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा भी कह सकते हैं, आपने कहा कुछ अंकों से लोग चूक जाते हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो वजह नज़र आती है वो है आरक्षण। एक बतौर शिक्षक होने के नाते मैंने इस चीज़ का कई बार जिक्र किया है कि आपसे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। तो बतौर एक शिक्षक होने के नाते आरक्षण पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, और क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके लिए भी आपकी एक विरोधात्मक रैली या कि आंदोलन होने चाहिए? आरक्षण को बस मेरे नज़र में एक ही चीज़ है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब है, चाहे वो SC ST OBC का हो या फिर जो व्यक्ति सामान्य वर्ग का भी हो, अगर वो कमज़ोर है, देखो आरक्षण किस चीज़ के लिए दिया गया था? अगर बच्चों को देखो क्या होता है सर कि पढ़ाया और बताया गलत जाता है। राजनीतिक फायदे के हिसाब से आरक्षण को प्रदर्शित करती है और जो किताबें हैं वो अपने फायदे के हिसाब से करती है। मैं बता दूं, आरक्षण का मतलब बच्चों को पता ही नहीं होगा कई लोगों को। ये बस बताओ, अरे हमारी जाति को आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण क्यों दिया गया था? आरक्षण इसलिए दिया गया था कि आप ना तो पढ़ने के लिए तुम्हारा पैसा है, ना तुम्हारे पास स्कूल है, ना तुम्हारे पास संसाधन है, तुम वंचित हो। वंचित लोगों को सक्षम बनाने के लिए आरक्षण दिया गया था। मतलब आज भी कोई बच्चा है, मान लो कि कोई बच्चा ब्राह्मण है और उसके पास घर में पैसा ही नहीं है, बेचारा वो नहीं जा सकता स्कूल, तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और कोई SC ST का बच्चा जिसके पिताजी करोड़पति अरबपति है मान लो, तो आरक्षण क्या करेगा? भाई अरबपति है, अगर अरबपति है आपके पास। लेकिन आपके नज़रिए में अगर ये गलत है तो उसके लिए आपके ऐसे, क्योंकि आपकी एक बड़ी टीम है, बड़ी लंबे आपके फैन फॉलोइंग है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको इसके लिए भी आंदोलन करने चाहिए? देखो ये एक मुहिम छेड़नी चाहिए आरक्षण के। मैं तो अब बहुत छोटा सा इंसान हो जाऊंगा, सरकारें नहीं कर पा रही 15% आरक्षण, वो तुम्हारा SC ST। लेकिन सरकार का विरोध करना तो आपकी नीति हो गई है। जा रहे हैं 30 तारीख को कुछ लोग जा भी रहे हैं। 30 जनवरी की बात है, मैं बता दूं 30 जनवरी को आपको देखेगा जी कि क्या हो रहा है कि ये आरक्षण जो वर्ड है ना, ये थोप दिया गया जबरदस्ती का। बच्चों को देखो भड़काया भी जाता है। अगर मान लो कोई बोल दे कि आरक्षण नहीं लगना चाहिए तो वो दूसरे पक्ष का क्या व्यक्ति बोलेगा तुम्हारा आरक्षण छीना जा रहा है, जबकि हम आरक्षण छीनने की बात ही नहीं कर रहे। देखो SC ST को मिलना चाहिए, SC ST OBC EWS सबको मिलना चाहिए, मना किसी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप सक्षम हो चुके हो तो स्वयं आरक्षण छोड़ने की मुहिम चालू करेंगे हम सरकार से नहीं बोलेंगे आरक्षण खत्म करो।
जो व्यक्ति सक्षम हो चुका है, जो अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, जैसे मान लो कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, SC कैटेगरी का लड़का बन गया, OBC का बन गया, तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद क्या अपने बच्चे को आरक्षण दिलवाओगे आप? हम उनसे बोलेंगे आप स्वेच्छा से छोड़ो, ये स्वेच्छा से ही काम होगा। कोई व्यक्ति अगर बोलेगा ना कि मैं बोल दूं कि आरक्षण गलत है, तो मैं कल के दिन कटघरे में आ जाऊंगा। कोई सरकार बोल देगी, अच्छा ये बताओ 5 साल से केस चल रहा है, हाई कोर्ट और सरकार मिलकर नहीं कर पा रही यार सर सोल्यूशन, कि जो व्यक्ति आरक्षण देगा उसको फायदा, जो हटाएगा उसको नुकसान हो जाएगा। इसी चक्कर में कोई राजनीतिक पार्टी आरक्षण का विरोध नहीं करती है। अभी भी कांग्रेस क्या बोलती है कि मैं देना चाहता हूँ, आपको पता है 2018 में आया था ये, 1 जनवरी 2018 को लागू हुआ था ये 27% की बात, 27% वाला कर दिया, हुआ क्या आज तक? नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हो नहीं सकता, और सरकार बोल रही कि हम तो करेंगे। अगर वो बोल देना कल के दिन कि नहीं हो सकता, तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरने के चक्कर में आज तक पूरा आरक्षण की बाराबारी पड़ी और कुछ नहीं है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। अभी बिल्कुल आरक्षण नाम पे लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति ही कर रहे हैं। भाई वास्तविकता क्या है? अगर आपको दे सकते हो तो हिम्मत नहीं तुम में, और इसीलिए मैं जीतू पटवारी को भी चिल्लाता हूँ, तुम्हारे उमंग सिंगार को भी चिल्लाता हूँ, सुमन यादव को भी बोलता हूँ कि सब केवल थाली चट्टे बट्टे हो। 18 महीने तुम्हारी सरकार थी, तुमने, और ये करा किसने? कांग्रेस नहीं करा है। उसके पहले सही चल रहा था, हमारी PSC बहुत अच्छी आ रही थी, 16, 17, 18 तक आई। 18 महीने की सरकार आई, 12-15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए शायद कमलनाथ सरकार की, इनने लेके दिव्य सिंह की पॉलिसी अपना दी। 2001 में भी ये हुआ था, 5 साल तक भर्तियां नहीं आई थी साहब। मैं चाहूँगा दूसरे पड़ाव के लिए माननीय जज साहब कार्यवाही की इजाज़त दें। दूसरे पड़ाव की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरा एक प्रश्न था सर कि अभी एक हमारी मध्य प्रदेश सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक अटेंडेंस की जो चलन में आया है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो हमारे मध्य प्रदेश के रूरल एरिया हैं उनका ना तो बस इस चीज़ का पता किया गया, न तो ये पता किया गया कि हमारे जो शिक्षक हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध है अथवा नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और मैं बात करना चाहता हूँ सीधी सी बात अतिथि शिक्षकों की। बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है, और जो लोग लगा रहे हैं किसी कारणवश उनका जिस दिन नहीं लग पाता है उनका वेतन काटा जा रहा है। तो आपको ये नहीं लगता, क्या लगता है कि ये न्याय संगत है? नियमित शिक्षकों को बराबर वेतन दिया जा रहा है, वो ई अटेंडेंस लगाएं अथवा ना लगाएं, उनका लगे इन हो आउट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अपनाया जा रहा है? मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ, जुलाई माह से आज तक हमको वेतन नहीं मिला क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो मैं इसमें आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। नहीं, ये संज्ञान में हमारे कुछ दिनों से आया भी है, पहले भी आया है। अब बैठिए ना, मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो ये जो सिस्टम चल रहा था, हालांकि आपने उसकी खामियां पहले ही गिनवा दी। एक्चुअली सवाल तो ये होता कि इन्होंने ई अटेंडेंस चालू किया है तो क्या वो न्याय संगत है, तर्क संगत है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन आपने बता ही दिया कि इसलिए नहीं है कि इन्होंने, अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने CM हाउस खोल दिए मान लो, लेकिन वहाँ पर जाने का तुमने सुविधा नहीं बनाई, तो वो बिल्डिंग अकेली पढ़ा देगी क्या? ऐसे ही आपने जब ना तो एंड्रॉयड फ़ोन चेक करवाया, ना आपने नेटवर्क चेक करवाया, और आपने जड़ दिया कि भाई ये ट्रेन लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि अगर आप 1 मिनट पहले लगा दो तो पूरे दिन का वेतन साफ हो जाता है, 1 दिन नहीं लगा पाए तो पूरे दिन का वेतन साफ हो जाता है, भले आप आए हुए हो। तो अब आए हो नहीं आए हो, ये कम से कम ऑफलाइन, क्योंकि इनके बाद हर जगह फास्टैग का देख लो, फास्टैग नहीं है तुम्हारे पास तो एक स्लिप काटने का सुविधा देते कि नहीं देते हैं? तो मैं चाह रहा था कि इसमें कम से कम जब तक ये चीज़ रिजोल्व नहीं होती है, इसके लिए हम ये सरकार से डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि एक तो ऑफलाइन साइन करवा लिया जाए। भाई जब तक नहीं है तब तक हम नहीं बोल रहे कि अगर ये बोलेंगे सर आप तो एडवांस को मना कर रहे हो, हम एडवांस मना नहीं कर रहे हैं, आप एडवांस हो लेकिन तब हो जब वो चीज़ें प्रॉपर कंप्लीट हो जाएं, जैसे कि सबका मोबाइल आ जाए, सब नेटवर्क में हों। अब कोई व्यक्ति नेटवर्क नहीं है मान लो, नहीं लगा पाया, तो उसका तो पूरा दिन का वेतन खत्म हो जाता है। तो ये सब समस्या हमको पता है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अभी वर्तमान में या तो आप लोग एकजुट हो जाओ। बात देखो मेरी तरफ से कुल मिला के बात वही आ जाती है कि अपन को तो धन नहीं देना पड़ता है। भाई मांग कैसे करोगे? आप मांग कर रहे हो, नहीं मानी जा रही है। सर 3-3 महीने सैलरी ना आना किसको बोलते हैं? और वो भी कौन सी लाखों रुपए आ रही है जो तुम एक महीना आदमी चला भी लेगा।
तुम दे तो रहे हो 12-15 हज़ार रुपये, और वो भी कितने महीनों में, 3 महीने में। तो ये गलत है ना भाई। व्यक्ति चलाएगा कैसे घर? हाँ, किसी को 2 लाख मिल रही होती है, 1 लाख 2 लाख 2 महीने तक चल भी जाएंगे, 2 महीने बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम दे ही रहे हो थोड़ा पैसे, और वो भी तुम इकट्ठे देते हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आपको एक मांग रखनी चाहिए, जिसका सोल्यूशन यही है। अतिथि शिक्षक का भाई संघ अच्छा मजबूत है, मैं भी सपोर्ट में हूँ उसके। आप बोलो ना अतिथि की सपोर्ट, इसमें आ सकता हूँ और आऊँगा भी सही, कि अगर आप लोग मिलकर ये बोलो कि भाई जब तक हमारे पास एंड्रॉइड या नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, आप एक ऑफलाइन रजिस्टर मेंटेन करवाओ, इनकमिंग आउट आने की जाने की लगाओ। हम ये नहीं बोले कि उसमें अब वो तो बोलेंगे ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा जो पहले होता था। तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हो ही रहा है, अभी तो हम लगा ही नहीं पा रहे हैं, जेन्युइन मांग है ये। तो इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, सरकार से डिमांड रखनी पड़ेगी कि जब तक नहीं होता है, या तो आप टावर को ठीक करवा, हो जाएगा। कहीं कौन से गांव में टावर ठीक नहीं होता? आप पहले प्रतिक्रियाएं मंगाओ हर जगह से, कहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहाँ एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है। नहीं है तो मैं तो बोलता हूँ एक काम और कर सकते हैं, ये जो एक स्कूल में एक एंड्रॉइड फ़ोन रखा जा सकता है, एक सिंगल। भाई उसमें एक ERP सिस्टम होता है जनरली देखा जाए। अब आपने कहा नेट नहीं है आपके यहाँ, नहीं तो एक ERP सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर में एक अटेंडेंस सिस्टम होता है सर। अपने कॉलेजेस में तो होता ही है। अपन क्या करते हैं, वहाँ पे हर एक का लॉगिन रहता है, वहाँ पे लॉगिन करो, पंचिंग मशीन भी होती है, वो थंब वाली होती है, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा 20-25-50 हज़ार रुपये आएगा। वो सिस्टम आप लगा के रख दो, मोबाइल से कनेक्ट कर दो उसको, आप कर दिया। अब एक ही मोबाइल में सारे लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो ना, ये कर दीजिए आप। अब आप चाहो कि इनके पास भी हो, इनके पास भी हो, इनके पास भी हो। वैसे ही नए शिक्षक हैं, सैलरी वैलरी मिलती नहीं है, 25-10 हज़ार का मोबाइल कौन खरीदेगा? तो 2 सोल्यूशन है हमारे, मतलब मेरी तरफ से सरकार को भी सोल्यूशन है, आप लोग भी इकट्ठे होकर कर सकते हो। एक तो ऑफलाइन रजिस्टर पहले मेंटेन करो जब तक कि ये सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, एक सिस्टम ऐसा बनाओ, एक एंड्रॉइड फ़ोन, भले वो प्रिंसिपल के पास हो। अब सर इसमें दिक्कत ये ना कि तुम्हारे टाइम चक्कर में प्रिंसिपल को टाइम पे आना पड़ेगा, प्रिंसिपल को वो तो आता नहीं। प्रिंसिपल तो आते हैं शाम को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका चल रहा है। लेकिन जो बच्चा बेचारा काम कर रहा है, अतिथियों से रेगुलर टीचर से ज़्यादा काम कराया जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं इनको तुम्हारे को केवल 4 घंटे की परमिशन है, 4 घंटे ही पढ़ाना, 4 लेक्चर, वो ले कितने रहे हैं 6, क्योंकि मैं भी अतिथि शिक्षकों का काम करता हूँ। ये हो रहा है, तो आपका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो क्या है, जब मैं क्रांतिकारी रूप में आता हूँ, वही बोलूँगा कि जिम्मेदार आप खुद ही हो। जब तुमको बताया गया कि 5,000 रुपये में तुमको 6 घंटे काम कराया जाएगा, तुम क्यों कर रहे हो? फिर किस लालच में कर रहे हो? क्योंकि कभी ना कभी परमानेंट हो जाएंगे, तो अपना भी स्वार्थ है। लेकिन ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ तक है कि भाई हमें उस सिस्टम को सुधारना है। उसके लिए आप सब एकजुट हो जाओ, मैं भी सपोर्ट करने तैयार हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम स्वराज द्विवेदी है। मैं वर्तमान में कॉलेज का विद्यार्थी होने के साथ साथ एक पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पे सोशल काम में जुड़ा रहता हूँ। अभी भाई साहब ने आपसे सवाल किया मोबाइल को लेकर, एंड्रॉयड जो मोबाइल अतिथि शिक्षकों के पास नहीं है उसको लेकर सवाल किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मोबाइल जब से आ गया हमारे इस संसार में, जब से हम जेन ज़ी की जनरेशन में आ गए, जो आज का समाज है वो कहीं ना कहीं मोबाइल की चपेट में आने के कारण गलत सही में फ़र्क करना भूल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मोबाइल मिल गया तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल के कारण बिगड़ ज़्यादा रहे हैं, अच्छाई उनके अंदर कम आ रही है। जैसे घरों में भोजन अगर रखा है और मोबाइल उनके पास नहीं है तो माँ से वो लड़के मोबाइल पहले मांगेगा, भोजन बाद में खाएगा। ऐसी जो दिनचर्या बनती जा रही है, ऐसे में जो आजकल हमारा रील्स का ज़माना चल रहा है उसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है, उससे हम कितनी सीख ले रहे हैं। आज के गानों की बात अगर सर मैं करूं तो गाने आजकल ऐसे बनते हैं जिनको सुनने के लिए हमें प्राइवेट रूम में जाके सुनने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे गाने जो मतलब पिताजी माताजी के साथ हम बैठ के सुन नहीं सकते। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में कितनी अच्छाइयाँ हैं, एक शिक्षक कितने प्रयास कर रहा है, विद्यार्थी फिर भी स्कूल जाने को तैयार नहीं है। वो संगति गलत होने के कारण जाके नशेबाजी में, लड़कीबाजी में, तरह तरह की गलत गतिविधियों में शामिल हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपडेट होने के कारण, मोबाइल आने के कारण हम अच्छा बनने से ज़्यादा बुरा बनते जा रहे हैं। और अपने घर में ही क्या समस्या है, अपने माता पिता के साथ समय बिताने की बजाय हम मोबाइल में लंबे लंबे 8-8 घंटे 10 घंटे समय बिता रहे हैं और बस डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के कारण आज सुसाइड के और ऐसी घटनाओं के केस बढ़ रहे हैं। इस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक चीज़ है, वास्तव में देखा जाए ना तो बच्चों में जो भी शिक्षा दी जा रही है, बच्चों के अंदर जो भी संस्कार डाले जा रहे हैं, उसका पूर्ण जिम्मेदार माता पिता तो होगा। पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। एग्जाम्पल, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं दोनों तीनों को चीज़ें कवर करूँगा। पहला कि खाना खाते समय बच्चा मोबाइल देखते देखता है, अगर आप नहीं देते तो रोने दो। फिर क्वेश्चन है कि अपन क्या उसको चुप कराने के मोबाइल दे देते हैं। एक बार दिया, 2 बार दिया तो फिर वो क्या हैबिट बन गई।
तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बड़े लोगों की है छोटे बच्चों को बिगाड़ने में, कहीं ना कहीं कि भाई अगर आप उस समय मोबाइल नहीं देते उसको रोने देते, लेकिन अपन रोने के चक्कर में कौन उसकी आवाज़ सुनेगा। हमने मोबाइल दे दिया, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, फिर वो हमारी आदत बन गई। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती तो है यहाँ पर। और मोबाइल में एक समस्या है कि आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि बिना मोबाइल के शायद ही कोई होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ डेली रूटीन के काम भी उसी से चल रहे हैं हमारे, और हमने जो अच्छी चीज़ के लिए मोबाइल लिया था वो धीरे धीरे टाइम पास का जरिया बन गया है। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार काय के लिए हुआ था? गणितीय सुविधाएं करने के लिए, उसका धीरे धीरे हर जगह प्रचलन बन गया। अब पिक्चर भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, वीडियो भी सुनते हैं। तो मोबाइल काय के लिए था? बात करने के लिए। मोबाइल केवल कीपैड वाला मोबाइल चल रहा होता तो ये सब समस्याएं नहीं आती, बट उसमें अपडेशन हो गया, अपडेशन में टच स्क्रीन आ गया, मोबाइल आ गया। अब टच स्क्रीन मोबाइल आया तो वो सुविधा के लिए आया था, एक्चुअली ये बनाया काय के लिए आया था कि ऑफिस के वर्क आप घर बैठे कर सको। अब ऑफिस के वर्क करने के लिए दिया था, बट धीरे धीरे वो मनोरंजन का साधन बन गया। अब वो मनोरंजन का साधन बनाने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, और इसमें लगाम लगाने की कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को सुधारना है तो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, नहीं तो मोबाइल देना बंद कर दो। मोबाइल नहीं दोगे एक समय के बाद, एज के बाद मोबाइल देना भी चाहिए। बट चूँकि हमारे हर घर में, जो आपने बोला है ये हर घर की कहानी है सेम, कि बिना मोबाइल के बच्चा रहता नहीं है। तो उसको ना देने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम रजिस्ट करेंगे तो बच्चे को सीख मिलेगी। बच्चा वही सीखता है जो हम देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं था मोबाइल होता भी है, उसको तो नहीं पता होगा, हमने दिखाया ना पहली बार। जब बच्चा पैदा होता है वैसे ही होता है पहले जैसा, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है। लाइट भी उसको दिखती है, पंखा भी दिखता है। अब आपने सबसे पहले मोबाइल पकड़ा दिया, उसको गाना सुना दिया, चालू कर दिया, तो उसकी आदत पड़ गई वो देखने की। हमने मोबाइल जवानी के बाद पकड़ा, कंप्यूटर अपन ने 12वीं के बाद देखा, हमें उसकी आदत ही नहीं थी। हम दूसरे काम करते थे। वास्तव में सोशल जो खेल खेला, ये ग्राउंड पे खेलना, बच्चों का सोशल जिसमें लोगों से बातचीत करना बहुत कम हो गया है। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, 3 लोग 3 मोबाइल हैं, सब अपना अपना लेके पड़े हुए हैं, सब अपना अपना लेके पड़े हुए हैं। आप भी अपना लेके पड़े हुए हैं, बच्चा भी अपना और मम्मी पापा भी अपना अपना। तो उससे क्या हुआ कि वो बातें नहीं हो रही हैं अपनी। तो हमें इसकी एक मतलब तह तक जाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अभी रिसर्च करी हुई है, मैं बता दूं आपको, एक रिसर्च करी है कि एक आवर है जिसको 0 आवर घोषित करते थे। तो 0 आवर एक वर्ड सुना होगा आपने, वो लाइट बंद करते थे, याद है? जब काला 1 घंटे के लिए लाइट बंद, साल में एक बार होता है 0 आवर आता है, उस दिन रात को लाइट बंद कर दी जाती है 1 घंटे के लिए। तो हम 0 आवर दिन में भी चाहे तो अपन एक रख सकते हैं अपने घर में। ये हमारी तुम्हारी बात है कि हम एक ऐसा कल्चर बनाएं अपने घर में, हम सब मिलकर सहमति से, बच्चे, माँ बाप और हम। चूँकि आप भले बच्चों पे दोष मल रहे हो, उनसे ज़्यादा हम भी चलाते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हो। हम दिन भर मोबाइल चलाते ही रहते हैं, तो बच्चों कैसे आप रोक पाओगे? हम क्या करें कि हम दिन में 1 घंटा, ये मेरी तरफ से सजेशन है, आपका सोल्यूशन हो सकता है, अपने परिवार में 1 घंटा ये मुहिम चलाई जा सकती है अपने परिवार में कि 1 घंटा कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करे, कोई मतलब कोई भी। माँ बाप भी स्विच ऑफ करके रख दे, बच्चा भी रख देगा, तुम भी, फिर करो बातें। पता चला कि हम बच्चों को डांट रहे हैं कि बेटा तू क्यों यूज़ कर रहा है, और पता चला हम ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मैं दिन भर काम करता हूँ तो ये वो लगा नहीं रखा मैंने ब्लूटूथ, दिन भर बात करता हूँ, अपना फ़ोन आता बिजी जाता है हमेशा। भाई मैं अपना काम फ़ोन से ही कर रहा हूँ, तो जो कि बच्चा मुझे देख रहा है, अब मैं क्या बोलूँगा, भाई मुझे पैसा कमाना, फ़ोन पर बात तो करनी पड़ेगी। आपको अगर आपकी संस्था चलानी है, फ़ोन पे बात तो करनी पड़ेगी। आपको अपना यूट्यूब चलाना है, फ़ोन पे काम तो करना पड़ेगा। आप अपना एक्सक्यूज़ दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, क्योंकि आपका काम ही उसी से चल रहा है। और हम बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि भाई बच्चा तू फ़ोन मत चला, गलत हो जाएगा। आप भी करो, वो भी करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग 1 घंटा, फिर आपका विल पावर अच्छा हो 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर हो सके हमारे घर में मोबाइल नहीं चलेगा। हम ये शुरुआत कर सकते हैं और अपने घर से कर सकते हैं, दुनिया को सुधार नहीं पाएंगे। पहले अपन से शुरुआत करते हैं कि पहले हम अपना 1 घंटा तय कर लें कि हम इस समय कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, ना तुम करो ना मैं करूँगा, हम सब केवल बातें ही करेंगे। तो शायद मेरे ख्याल से मुहिम मतलब वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, बट ये स्टार्ट करना पड़ेगा। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि अभी आपने कैलेंडर की बात की ESB की, तो ESB में 25 में दिसंबर में डाला था वर्ग 1 की, लेकिन जो नया कैलेंडर आया है उसमें से वर्ग 1 हटा हुआ है। तो इसकी आदत सी बन गई है हमेशा लुपा छिपी खेलने की, तो इस पर आप क्या कुछ अपना वक्तव्य देंगे? ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा गहरा है कि आप जब रूटीन में चीज़ ला रहे हो और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बीच में से हाइड कर दे रहे हो। ये ऐसा नहीं, ऐसा पिछली भर्तियों में भी हुआ था। महिला सुपरवाइजर 6-6 महीने करते करते आगे बढ़ाई थी, फिर वर्ग 2 भी 2 बार आगे बढ़ाई थी, वर्ग 3 भी आगे बढ़ाई थी। अब चूंकि भाई आगे बढ़ाते तो कम से कम 26 में डाल देते, बट तुमने तो क्या कर दिया, उसको हाई भी कर दिया। अब बच्चा कन्फ्यूजन में है, वहाँ फ़ोन लगाओ तो जवाब आता है कि हम नहीं दे रहे।
कोई बोल रहा है कि अगले महीने आ रही है, मतलब जवाब भी उनके दोहरे आते हैं। तो मैं ये बात अब सही बोल रहा हूँ कि अभी भी उतना नहीं सुधरा है सिस्टम, बट मैंने बदलाव आया है। बदलाव तो आया है पर उतना नहीं सुधरा जैसे सुधरना चाहिए। वास्तव में यही हो रहा है कि ना तो आप प्रायर नोटिस देते हो कि हम क्यों हटा दिया। भाई एटलीस्ट ये बताओ बच्चा असमंजस में है कि नहीं है, कि भाई वह भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, आएगी लिख देते। कभी कभी उन्होंने ऐसा भी किया है कि हमें पता है डेट बढ़ने वाली है, लेकिन उन्होंने रात तक नहीं बढ़ाई, अगले दिन बढ़ाई कि डेट बढ़ गई है। तो मैंने यार देखो बच्चों को तुम संशय में क्यों डालते हो। मैं इस पर भी हम आगे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आप कोई चीज़ जोड़ें या कोई चीज़ घटाएं, उसके लिए आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अब वर्ग एक वाले बच्चे का अगर आप लिख देते कि हम नहीं दे रहे तो भी हमारी शांति मिल जाती, और अगर दे रहे थे तो कब दे रहा वो भी लिख देते। आपने बस उठाई तो हटा दी। अब जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा था पिछले महीने तक उसको अचानक से गायब कर दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना है हमारे पास। तो ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए चर्चा करूँगा, क्योंकि 6 तारीख को मैं जा रहा हूँ भोपाल पद्धति के लिए। आपको पता ही है वो आपका सवाल अधूरे रह गया हालांकि, बट पद्धति के लिए हम जा रहे हैं। तो उस समय हम ये बात जरूर रखेंगे कि एटलीस्ट वर्ग 1 या जो भी हो, मैंने बोला वर्ग 1 ओनली, कोई भी वैकेंसी हटाई जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नोटिफाई करके ही हटाई जाए कि कब आएगी या नहीं आएगी। अभी कुछ भर्तियाँ संशय में रही हैं। पिछली बार ग्रुप 2 समूह 3 इन्होंने डाल रखी IIT कोपा, मतलब 1-1 साल तक आगे बढ़ा दी सर, 1-1 साल। यही अभी जो ग्राम पंचायत वालों का भी है तो इसमें पी भी कराएगा, अभी क्लियर नहीं वो पी भी कराएगा, ग्राम सचिव और पंचायत सचिव की और अपनी रोजगार सहायक की। सर मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी है। सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा हूं। सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर में अभी है, रनिंग पे है। सर हम तो तैयारी तो कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन सर जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। सर मैं अभी कुछ दिन पहले एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया सतना जाकर। सर मैंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन किसी कारणवश मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। सर मैं घर आया, लेकिन घर वाले मेरे को बोलने लगे बार बार कि दुख मत मनाओ, तुम्हारे भाग्य या नसीब में नहीं होगा इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर नसीब क्या है सर? हम जैसे विद्यार्थियों के लिए नसीब क्या है सर? हम पढ़ाई के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग सर, बराबर टाइम दे रहे हैं, पर अगर पर इस समाज ने और हमारे फैमिली ने हमारे एक माइंड में डाल दिया है कि अगर नसीब में नहीं है तो हमें यूपीएससी में नहीं निकाल पाएंगे, हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों? मतलब हम समय अपना टाइमिंग देकर यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं सर उस तैयारी में हम अपनी एक तरह से कहें तो अपनी एक जवानी दांव पे लगा रहे हैं। और उसके बाद भी आने वाले 4 या 5 सालों में जब हम यूपीएससी के पेपर देंगे और हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सर ऐसा होगा कि हमारे नसीब में नहीं था इसलिए हमने नहीं कर पाया। सर पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है, जैसे मान लीजिए कि हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उसने पर्ची में हमारी दवाइयाँ लिख दी, हमारी मेडिसिन लिख दी, वो दवाइयाँ अंग्रेज़ी में होती हैं, है ना सर? जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो शिक्षित हूँ, मैं तो किसी भी तरह से किसी सोशल मीडिया के ज़रिए से गूगल की मदद लेके मैं किसी न किसी तरह से दवाइयों का मतलब समझ दूंगा कि दवाई हमें कैसी दवाइयाँ दी जा रही हैं, है ना, क्या खाने के लिए, क्या इंजेक्शन है, क्या बॉटल हैं, ऐसे हम समझ लेंगे। लेकिन सर जैसे ग्रामीण इलाकों में, जैसे गाँव के जैसे लोग, हमारे माता पिता जो अशिक्षित हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं सर, वो उस दवाई का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें तो ये पता तक नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख के दे रहा है, लेकिन हमें क्या दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या सर लैंग्वेज की है कि क्यों, अगर जिस भाषा में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भाषा में, और जो हमारी मातृभाषा है सर, उस भाषा में क्यों डॉक्टर हमारे जो तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, हमारी इलाज क्यों नहीं कर रहा है। सर हमारे दो हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। देखो दोनों सवाल के जवाब दूंगा मैं। पहला तो आपका नसीब भाग्य की जो बात कर रहे हैं, तो होता ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो एक कई बार इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो आप, कि आपके घर वाले आपको प्रेशर नहीं डाल रहे, परेशान नहीं, आपके ऊपर मेंटली हैरासमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि आप भाई बोले आप फेल हो गए तो घर अरे डंडा उठा के दे मारे कि क्या तू इतना पढ़ा है, मैंने इसलिए पढ़ाया तुमको, इसलिए इतना बड़ा करा तुमको, ये करा। तो उसको हम पॉजिटिव में ले सकते हैं एक बार कि भाई कम से कम तुम्हारे फैमिली मेम्बर भाग्य पर टाल के तुमको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं कि भाई तुमने पढ़ाई करी, हद पर। जैसा भी एक क्वेश्चन दिया था आपने कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं जी, आपके परिवार वाले आपको
सांत्वना दे रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। भले मैं बोलूँगा कि मेहनत से ही नसीब लिखा जाता है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा करोगे, उससे नसीब बन जाता है हमारा। भाई जो मेहनत करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इस पर नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेहनत करते 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 भी अगर सफलता नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे? आप या तो आपकी मेहनत में गड़बड़ी है। भाई मेहनत वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखो, अब सबके माइंड सेम नहीं होते साहब। जितने लोग यहाँ बैठे ना, सबकी बुद्धि में अंतर है, सोचने वाली शक्ति में अंतर है। मानो ना मानो, देख लेना, करके देख लेना। अपन 100 बच्चे पढ़ाते हैं 12th में, तो क्या सब बच्चों के 90 नंबर आ जाते हैं? 90 भी आएंगे, 80 भी आएंगे, 85 भी आएंगे, 65 भी आएंगे। लेकिन सफलता अंक नहीं होती है, ये हमको आजकल सिखाया जाता है। किसी चीज़ में सिलेक्ट हो जाना आपकी योग्यता काबिलियत का अर्थ नहीं है कि मतलब आप सिलेक्ट हो गए मतलब आपके 90 नंबर है तो आप परफेक्ट हो। भाई जिसके नंबर 65 है ना, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पैसा सफलता कमा ले, आपसे ज़्यादा फेमस हो जाए, आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बिजनेस भी अच्छा कर सकता है, मे बी। तो आपका मेन उद्देश्य केवल और केवल अगर सरकारी नौकरी पाना है तो हो सकता है कि आप हतप्रभ हो जाओ। मैंने यही बात आपसे बोली भी थी कि हम ये नहीं बोल सकते कि सफलता का मतलब केवल एक सिलेक्शन IAS बन जाना है। अगर आपके मन में UPSC निकालना ही सफलता है तो वो फिर गलत है, वो मैं भी कहूँगा गलत है। अगर आपने 2 बार UPSC निकाली, 3 बार नहीं निकाल पाए, वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे अंदर या तो कमी होगी, एक्सेप्ट करिए ना उसको, हमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा जितना किसी और ने दिया है। या फिर भाई आप दोनों कंपेयर आसपास बैठे हो, आप इनने पढ़ाई करी 10 घंटे और इनने जो क्वेश्चन पढ़े वही आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने 10th 12th में भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मैं जो पढ़ के गया सर वही आ गया। हम कुछ चीज़ छोड़ जाते थे ना, भाई इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ पाए, भाई कुछ छोड़ दिया, अब जो पढ़ के वही आ गया तो हम तो भाई हीरो बन गए। और हमने पता चला जो पढ़ के गए थे उसकी जगह पे क्वेश्चन दूसरा आ गया तो हम बोलते आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये दिनचर्या, ये जीवन का संघर्ष है। तो अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं नसीब में नहीं था तो उनकी ये मान के चलो कि वो तुमको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। लेकिन नसीब जैसा ऐसा नहीं बोल सकते कि नसीब में नहीं था, हम उसको जस्टिफाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम कर्म पे भरोसा करते हैं। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छी सफलता मिलेगी। हम बच्चों को यही सीख देंगे कि तुम दिन रात मेहनत करो और फिर गीता ज्ञान भी दे दो धीरे से कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। काम अब तुम मेहनत करो लगन से, नसीब अपने आप बनेगा। हो सकता है सीधी बात, अगर नसीब को बाटे अगर मानते भी हो, एग्जिस्टेंस आपके अंदर नहीं है कि नसीब होता नहीं है, तो आप तो मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। घर वाले बोल रहे हैं तो नसीब होता होगा तो भाई जो चाहोगे वो मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। हो सकता है दूसरा इसमें एक और सवाल इंक्लूड था जो जिससे मैं भी एग्री हूँ कि जो डॉक्टर डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो भी देते हैं, वो इंग्लिश में देते हैं और घसीट के लिखते हैं कि शायद समझने वाले नहीं भी समझते। हाँ। एक सवाल जो मुझे बेहद उसमें पसंद भी आया कि वो हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं, कि कोई भी दवाई को हिंदी में लिख दें और जैसा उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में लिखें, जिस भाषा को हम समझते हैं, जिस भाषा को हम पढ़ते हैं। तो उसके पीछे क्या थॉट हो सकता है? लॉजिक तर्क है इसका जी, वो दे सकते हैं अपन। ये दे सकते हैं कि पहले तो देखो जो मेडिसिन आई है, ये मेडिसिन इंडियन तो नहीं है, अपन संस्कृत, ये अपन आयुर्वेद वाले हैं, अपन तो आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथिक करते हैं। और जो ये आई है पाश्चात्य सभ्यता की बोलते हैं, पाश्चात्य मतलब ये है मतलब इंग्लिश, ब्रिटिश और इनकी सबकी बनाई हुई मेडिसिन हम यूज़ करते थे। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे तो मैं एग्जाम्पल भी दे दूँगा आपको कि प्रोटीन के लिए हमको साइंस पढ़ाई जाती है, तो प्रोटीन के लिए क्या सोर्स बताया जाता है? बताओ। प्रोटीन के लिए सोर्स बताया जाता है, वो बोलते हैं कि मछली खाओ, अंडा खाओ जी। क्यों? क्योंकि विदेशों में मछली अंडा ही उसका सोर्स है और हमारे यहाँ पर क्या है? दालें हैं, पल्स है। वो दालें नहीं लिखते, डॉक्टर लिखता कि भाई मूंग की दाल खा, नहीं लिखता कभी, मूंग की दाल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ये दवाई खा के। तो चीज़ें हैं कि जो वहाँ से चली आई है ना, तो ये आपने तो केवल इसकी बात करी है, अभी इस पर बहस चल रही है, इसमें थोड़ी सी सफलता हमको मिली है, मतलब आप हमको नहीं, मतलब समाज को। आप जो आपके मन में क्वेश्चन था कि हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पैरवी जो होती है वो भी इंग्लिश में होती है, उस पर भी वकीलों के भी 1-2 धड़ बचे हुए हैं। एक बोला हिंदी में पैरवी कराओ भाई, तो अभी हाई कोर्ट में हिंदी का चलन चालू हो चुका है, बता दूं आपको। हाई कोर्ट में भी इंग्लिश ही चलती थी, माय लॉर्ड बोलना पड़ता था और जज से केवल इंग्लिश में ही आर्गूमेंट कर सकते हो आप। कुछ वकील ने बोल दिया कि हला अपने देश में हम हिंदी नहीं बोल सकते। ऐसे ही डॉक्टर के साथ भी है, डॉक्टर की पढ़ाई काय में होती है? इंग्लिश में। प्रिस्क्रिप्शन काय में लिखेगा? इंग्लिश में। और ज़्यादा कंटेंट बनता है इंग्लिश में। अभी पिछले 3-4 साल से एक्सपेरिमेंटल हुआ है और अपने MP में ही हुआ है, पता होगा शायद आपको नहीं पता, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई है। जी सर, हुई है, बट वो सक्सेस नहीं हुई। अब ये हमारा दुर्भाग्य है, क्यों नहीं हुई?
कि अब हिंदी में ना तो पेपर कोई लिख रहा है, बच्चे अभी भी इंग्लिश में ही काम उसमें कर रहे हैं। तो बदलाव आएगा, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है बदलाव आएगा। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था करीब 2022 या 21 की बात है कि आपको स्पष्ट लेटर में प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में भी, वो भी कैपिटल में। दैट मीन्स जो आप बोल रहे हो कि भाई हमको समझ में नहीं आता है, ये कुछ बात होती है कि वो क्या करते थे, और उसके भी वजह क्या थी पता है? वजह ये थी कि वही समझेगा जिसके आगे तुमने दवाई लिखी है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि जिस मेडिकल स्टोर वाले को बताओगे वही समझ पाएगा। कमीशन बना हुआ है, जो भी हुआ हो, एक्सपाइजेड जो भी था, और डॉक्टर अपने आप को सुपीरियर घोषित करने के लिए साला क्या लेगा तुमको समझ नहीं आएगा, या तो मेडिकल वाले को आएगा या फिर डॉक्टर को आएगा। तो तुम क्या समझ, हम अपने आपको छोटा समझोगे कि भाई तुम तो कार्ड लेके हो ही नहीं। तो ऐसी चीज़ चल रही थी, लेकिन एक जजमेंट आ चुका है सर, आपको भी शायद पता ही होगा कि अब कैपिटल में और नहीं देता है तो आप क्लेम कर सकते हो, आप FIR कर सकते हो, आप उस डॉक्टर को या उस व्यक्ति को बंद भी करवा सकते हो। बट आपको ये जागरूकता कई लोग के पास नहीं है। अगर वो व्यक्ति अभी भी ऐसे करके लिख के देता है जिसमें समझ में नहीं आए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो, है पॉसिबल ये, क्योंकि जज वो वर्डिक्ट आ चुका है कि आपको कैपिटल में लिखो इंग्लिश में। अभी इंग्लिश में ही चल रहा है क्योंकि उसको हिंदी नहीं करा गया है। लेकिन चूंकि समाज जागरूक होगा, हम जैसे लोग जब और उठेंगे, हम बताएंगे भाई कि हिंदी में पर्चा भी छापो, हिंदी में वो भी करो। तो अभी हिंदी में पढ़ाई शुरू करी थी, बट वो अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। जब हमारी हिंदी में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जब हिंदी में कुछ बैच निकल जाएंगे, जब और डॉक्टर्स हिंदी में बन जाएंगे, जैसे जज बन रहे हैं। अब जज इंग्लिश नहीं समझता और हिंदी नहीं समझता, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदी नहीं समझता, तो उसने पहले ही रूल बना रखा कि आर्गुमेंट क्या में करोगे, इंग्लिश में। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल पा रहा है ये? क्योंकि हमारा भारत देश नीचे तक फैला हुआ है। साउथ में नो हिंदी, साउथ में केवल साउथ की भाषा चलती है या फिर इंग्लिश चलती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है वो तो पूरे भारत की केस सुनेगा। अब तुम वहाँ पे हिंदी बोल दो, अब वहाँ बैठा हुआ है साउथ का जज, तो कैसे सुनेगा? तो उनने वो अपनी कंफर्टेबल के लिए, कंफर्ट जोन के लिए उन्होंने इंग्लिश कर रखा है। बट उस पर भी ऑब्जेक्शन धीरे धीरे आ रहा है, भैया यहाँ पर हिंदी तो हम बोलेंगे, या तुम सीख के आओ भाई, तुम भी तो जज बन रहे हो तो सीख के आओ ना भाई, हमारी क्वालिफिकेशन तुम मानते तो तुम भी सीख के आओ। तो इस पर आर्गुमेंट चल रहा है। तो अब जजमेंट में भी हिंदी आने वाली है धीरे धीरे। और इंग्लिश ये जो पढ़ाई है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पहले शुरू होगी। जब हिंदी के डॉक्टर्स आ जाएंगे तो वो हिंदी में दवाई भी लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें भी, और देखो समाज में कोई भी बदलाव है, चूँकि हम देखते आए हैं, हम 15-20 साल में छोटा सा बदलाव ला पाए हैं ESB और DPI में, तो हमें इतना बड़ा सिस्टम बदलना है तो हमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप लोग जागरूक होंगे तो वो भी होगा। तो हिंदी में आएगा, वक्त लगेगा, अभी तो नहीं आ रहा है। बट कैपिटल लेटर में लिखने का प्रावधान है। अगर आपको लगता है कि दवाई समझ में नहीं आ रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हो, वहीं दोबारा पर्चा बनवा सकते हो। ये तो है, ठीक है। आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आज के न्यायमूर्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी और पूर्व प्राचार्य रसायन शास्त्र के व्याख्याता माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि आज के निर्णायक की भूमिका निभाएं और आज का फैसला सुनाएं। आज के इस कचहरी कार्यक्रम में संचालन करने वाले अंचित गौतम जी, आज के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए दिनेश ठाकुर जी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी हमारे दर्शक, ये कार्यक्रम इसमें मूलतः शिक्षा विभाग के प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया। शिक्षा विभाग में कहाँ पर क्या खामियां हैं, कैसे उसका संशोधन कर सुधार करना है और सुधार कैसे किया जाए, इस पर बहुत गंभीरता से और गहराई से चर्चा की गई। पहली बात तो इस कचहरी की बड़ी गंभीर बात ये थी कि क्रांतिकारी शिक्षक के लिए शिक्षक को क्रांतिकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला मुद्दा था। इस मुद्दे पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि क्रांतिकारी होना कोई अपराध नहीं। शिक्षक समाज की वह धुरी है, शिक्षक समाज की वह कड़ी है, शिक्षक समाज का वह स्तंभ है जो सर्वाधिक रूप से जनता को प्रभावित करता है, लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए जब शिक्षक किसी काम को लेकर पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाता है तो वो अधिक प्रभावित होता है। बात रही क्रांतिकारी की, तो क्रांतिकारी होना कोई अपराध नहीं है। किस बात, कैसे क्रांतिकारी होना अपराध नहीं है? लोकहित के लिए यदि कोई शिक्षक या किसी अन्य विभाग का कर्मचारी या नेता यदि लोकहित के लिए, जनता के हित के लिए वो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी का तात्पर्य वो जनता को जगा रहा है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षकों को जगा रहा है, विद्यार्थियों को जगा रहा है, विद्यार्थियों को जागरूक कर रहा है। जागरूक करने का तात्पर्य विद्यार्थी अपना अधिकार जाने, शिक्षक अपना अधिकार जाने,
शिक्षक के साथ कहाँ पर अन्याय हो रहा है, विद्यार्थी के साथ कहाँ पर अन्याय हो रहा है। ये ऐसे क्रांतिकारी होना चाहिए और ऐसे क्रांतिकारी पैदा होते। ये सब गुण हर व्यक्ति में नहीं होता, कुछ विशिष्ट गुण विशिष्ट व्यक्तियों में, अब चाहे आप ये कह लो कि नेचुरल रूप से आते हैं, चाहे ये कह लो कि भगवान देते हैं, बट वो स्पेशली गॉड गिफ्टेड जिसको अपन कह सकते हैं वो होता है। लेकिन कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, मर्यादा के दायरे में, लोकहित में ऐसे क्रांतिकारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कोई अन्य अधिकारी हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, उन्हें होना चाहिए और काम करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो और अधिक आवश्यक है। दिनेश ठाकुर जी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। एक बात बड़ी अच्छी निकल के आई कि भाई गार्जियन ने कहा अभिभावक के ना कि आपके भाग्य में नहीं था। वहाँ पर भाग्य को आप बाद में समझेंगे, पहले तो आप उस भाग्य को लेकर के, यदि आपको डिप्रेशन होता, फ्रस्ट्रेशन में जाते, कोई गलत कदम उठाते, उससे तो बच गए, जान तो बच गई पहले। तो पहली बात तो ये उसका फायदा हुआ। अब रही बात, आप गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म करो, कहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई भाग्य के भरोसे बैठो। तो वहाँ पर ये नहीं कि हम भाग्यशाली नहीं हैं, हमको किसी पद के अनुरूप या किसी कार्य की सफलता के अनुरूप कर्म करना चाहिए। और बहुत सारी बात हुई। एक बात मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, समाज में मैं जहाँ भी रहा तो उसको हमने ध्यान दिया कि हमारे शिक्षा विभाग में सबसे अल्प वेतन भोगी अतिथि शिक्षक है। ठीक है, व्यवस्था है सरकार की, अतिथि शिक्षक के रूप में भर्ती हो रही है, अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, होशियार बच्चे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी था, वेतन देता था। मैं तो ये कहता हूँ, और ये बात आपके माध्यम से जाए, कि जिस तरह से रेगुलर कर्मचारियों के लिए ये बाध्यता है कि 1 तारीख को उनका पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो आरण संवितरण अधिकारी के ऊपर आक्षेप आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अतिथि शिक्षक के लिए भी ये आदेश हो ऊपर से कि 1 तारीख को इनका वेतन प्रति माह आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 7,000 आए, और उसके पहले इनका बजट जारी हो। ऑनलाइन अटेंडेंस की, ई अटेंडेंस की, इसमें मेरा ये कहना है कि आज सदियों से स्कूल चल रहे हैं, सदियों से टीचर पढ़ा रहे हैं, और जब ये ई अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं थी तो क्या उस समय टीचर स्कूल नहीं जाते थे? क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे? नंबर 1। नंबर 2, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर विद्यालय में 2 लाख रुपए वेतन देकर आप प्रिंसिपल बैठाए हो, हेडमास्टर बैठाए हो, बीओ बैठाए हो, डीओ बैठाए हो, जेडी बैठाए हो। तो ई अटेंडेंस का सीधा सा एक ही मुद्दा है पीएस लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर, कि हम टीचर्स को 100% विद्यालय में उपस्थित करा देंगे। क्या टीचर की 100% उपस्थिति 100% पढ़ाने की गारंटी देता है? इस बात को समझें आप लोग। क्या टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दिया, सभी 100% टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दिए, तो क्या इसका हम ये अर्थ लगा लें कि वो सारे टीचर उस दिन का 100% काम कर दिए? हम लोग स्कूल जाते थे, थोड़ा लेट हो जाते थे, तो सिग्नेचर न बना करके सीधे क्लास में जाते थे। क्लास पढ़ाना आवश्यक है, सिग्नेचर बाद पहले क्लास में पढ़ाते थे और फिर इस बाद में आके अटेंडेंस करते थे, बता देते थे प्रिंसिपल से कि थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं सीधे क्लास में चला गया। यदि हम किसी वस्तु को, किसी खोज को, किसी रिसर्च को विकास मानते हैं तो आप पक्का ये मान के चलिए कि कभी वह विकास हमारे विनाश का कारण होगा। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। आज मोबाइल का उपयोग हम प्रसन्नता से कर रहे हैं, कल हमारा बच्चा पागल होगा उसी को देख करके, माइंडलेस हो जाएगा। एआई का ज़माना आ रहा है, अभी हम लोग तो बिता रहे हैं किसी कदर। आगे जब एआई आपका ये सिस्टम बोलेगा कि जाओ बाथरूम, तब आप बाथरूम जाओगे। जब वो बोलेगा कि खाना खाओ तो खाना खाओगे। ये बहुत अच्छी चर्चा हुई और ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने प्रिय विद्यार्थी अंचित गौतम को धन्यवाद देता हूं। हमें इस कार्य के लिए और ऐसे महत्वपूर्ण कुर्सी को देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। हमारे दिनेश ठाकुर जी बहुत दूर से चल के आए हैं
और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं और आपके जवाब से संतुष्ट होते हुए मैं आज की कचहरी में आपको बाइज्जत बरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माने जज साहब। और अब हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमेशा अपने सुझाव के साथ, अपने सलाहों के साथ और तमाम नई बातों के साथ इस कार्यक्रम को बृहद रूप देने के लिए हमेशा देखते रहें विंध्य की कचहरी। नमस्कार।